So we are live now on Facebook और आज के हमारे स्पीकर सीए सुरेंद्र दुग्गड़ जी भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ में अजय संचेती जी हैं। तो अजय संचेती जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के स्पीकर को इंट्रोड्यूस करें और हमारे पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करें। अजय जी। जय जिनेंद्र एंड थैंक यू श्रील। सो सारे पार्टिसिपेंट्स का और हमारे अध्यक्ष निर्मल जी और भी जो पदाधिकारी हैं सबको जय जिनेंद्र। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एंड इट्स रियली ए प्लेज एंड privilege to introduce Surinder Ji Duggad. Surinder Ji Duggad is a renowned chartered accountant from Tejpur area. So, and he is in this field for more than 15 years. More than 15 years. So, उनका जो मेन इंटरेस्ट और इस एरिया है वो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एंड जीएसटी है एंड इसके साथ साथ उनके एकेडमिक और सामाजिक कार्यों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन विच इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया विथ रियल टाइम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट सुरेंद्र जी विजिटिंग फैकल्टी भी है तेजपुर यूनिवर्सिटी में और जैसा मैंने बोला कि इनका सामाजिक और अपने धर्म संघ के कार्यों में भी बहुत सहयोग होता है। तो ही वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ Tejpur Theravant Yuva Parishad and is also the vice president of Bharat Vikas Parishad. And needless to say that he is one of our proud TPF member. And plus he is a keynote speaker on various forms, particularly on GST. And he also authored various articles of professional interest. So मुझे बड़ी खुशी हो रही है हमारे इतने प्रतिभाशाली साथी टीपीएफ के सुरेंद्र जी दुग्गड़ का स्वागत करते हुए एंड आई एम श्योर दैट आज का जो विषय है जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों और कैसे, तो इसमें विशेषकर छोटे और मझले व्यापारी के लिए, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी टीम नहीं होती है, कोई सेपरेट टीम नहीं होती है जो इन कार्यों को अलग से देखे। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन से हम सबका ज्ञान बढ़ेगा और हमारे जो भी डाउट्स हैं जीएसटी से रिलेटेड वो सारे पूरे होंगे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं सुरेंद्र जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना सेशन स्टार्ट करें। धन्यवाद अजय जी। स्क्रीन को शेयर कर लेता हूं पहले। श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में सत सत वंदन। टीपीएफ की नेशनल लीडरशिप और भाइयों और बहनों, हम लोग टीपीएफ ने आज टीपीएफ सक्षम बोल करके ये कार्यक्रम शुरू किया है और वास्तव में ये सक्षम है क्योंकि आज इस लॉकडाउन की वजह से हम घर बैठ करके और हजारों मीलों दूर अजय जी बैठे हैं या निर्मल जी हैं, मनोज जी हैं, सब कोई के साथ हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये सक्षमता का एकदम एक रूप है। तो आज का टॉपिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन और आने वाले और भी जो टॉपिक्स हैं जीएसटी के ऊपर, मैं आशा करता हूं कि ये आप लोग की जो भी कोई भ्रांतियां हैं जीएसटी के अंदर या डाउट्स है वो क्लियर होंगे इससे। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले मैं सबसे सर्वप्रथम टीपीएफ को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया है कि मैं अपने व्यूज इस टॉपिक पर शेयर करूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू टीपीएफ फॉर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी। मेरे को लगता है कि ये जो जीएसटी है ये एक अद्भुत एक एक्ट है, बहुत सुंदर एक्ट है जिसको शायद अच्छी तरह से क्रियान्वित नहीं किया गया है भारत में। जिस तरह हमने सोचा था कि जिस तरह आएगा शायद उस तरह नहीं आया है ये। और मुझे कई बार लगता है कि जीएसटी जो है सबसे ज्यादा जैन धर्म से प्रभावित है। जैन धर्म से प्रभावित होने के कई कारण हैं यहां पर कि जैसे हम जो बाल अवस्था होती है हमारी, ना हमें पाप का पता होता है ना पुण्य का पता होता है, तो उस समय हमारे धार्मिक कार्य जो होते हैं कि समाई लेना या तपस्या करना वो भी कम होते हैं, उसकी जरूरत भी नहीं होती। जिस जिस तरह हम बड़े होते हैं
तो ये बाल अवस्था में कहने का मतलब है कि जब पार्टी भी जब बाल अवस्था में होती है, छोटी होती है, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। 40 लाख तक तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं चाहिए उसको। तो अब जैसे पार्टी बड़ी हुई, 40 लाख से उसका 60 लाख टर्नओवर आया, तो सरकार उसके कहती है कि भाई तुम छोटे डीलर हो, तुमको हम एक कंपोजिशन स्कीम देते हैं, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना उसमें, साल के 4 रिटर्न भरो, 1% टैक्स दो, काम खत्म। तो उसी तरह जब हम बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो कषाय जब कम होते हैं, तो हमारा धर्म भी उसी अनुसार होता है। और जब हम लोग और बड़े होते जाते हैं, पाप और बढ़ता जाता है, 1.5 करोड़ के ऊपर जब टर्नओवर चली जाती है, तो रिटर्न भी भरने पड़ते हैं, पेमेंट भी पूरा करना पड़ता है, पेनल्टी भी कभी कभी लग जाती है, सब कुछ उसको जीएसटी की जितने भी एक्ट है, रूल्स है, सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं। उसी तरह हमारा जीवन भी है। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं, हमारे जीवन में धार्मिक कार्य जो है वो और बढ़ते जाते हैं। समाई हो गया, चाहे कुछ भी हो गई, वो हम अपने धार्मिक कार्य बढ़ाते हैं। फिर इसमें जो रेक्टिफिकेशन का, हमारे जीवन में अगर हम गलती कर लेते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग प्रायश्चित करते हैं। उसी तरह जीएसटी में भी अगर आप एक बार रिटर्न भर लेते हैं तो आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने किसी को अपशब्द कह दिया, तो मैं वो वापस अपशब्द कैसे लूं? मैं तो सिर्फ माफी मांग सकता हूं। उसी तरह जीएसटी में भी जब मैंने एक रिटर्न भर दिया, तो वो तीर कमान से निकल गया, मैं उसको रिवाइज नहीं कर सकता, मैं केवल उसको रेक्टिफाई कर सकता हूं। और रेक्टिफाई भी कब कर सकता हूं? एक पर्टिकुलर पीरियड है, जैसे साल भर के अंदर मैं कर सकता हूं, नेक्स्ट सितंबर तक मैं कर सकता हूं, जो टाइम दिया गया है। तो उसी तरह जो प्रायश्चित है वो भी हम इसी जीवन काल में कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तो संवत्सरी का बहुत अच्छा अवसर आता है कि हम लोग हर साल माफी मांग लेते हैं। अब आप पेमेंट ऑफ टैक्सेस में देखिए कि ये जब जीएसटी शुरू में आया था, और जब हम लोग पेमेंट करते थे टैक्स का, तो कभी कभी कोई कंप्लेन करता था कि यार मेरा तो टैक्स जमा ही नहीं हुआ, वो तो दिखाई नहीं रहा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, कैश लेजर में। उसी तरह हम लोग मान लीजिए कभी मैंने गलती कर ली और मैं तुरंत प्रायश्चित करता हूं, तो प्रायश्चित का फल मिलने में भी थोड़ा समय तो लगेगा। और जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, तो हमारा पाप का घड़ा और पुण्य का घड़ा जो है वो चालू हो जाता है। उसी तरह जीएसटी में भी पाप के, पुण्य के, कर्म के 3 घड़े हैं: इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और लायबिलिटी लेजर। तो क्रेडिट लेजर को मैं समझता हूं कि भाई वो पुण्य का घड़ा है कि मेरे को इनपुट मिला है। लायबिलिटी लेजर मेरी यानी पाप का घड़ा है कि अब मेरे को देना है, जो किया है वो भोगना है। और कैश लेजर मतलब मेरे को अच्छे कर्म करने हैं। तो ये मेरी सोच है कि जीएसटी जो है वो जैनिज्म से बहुत इंस्पायर्ड है, और अच्छा है अगर इंस्पायर्ड है तो अहिंसा के पद पर हम लोग चलेंगे। तो आज का टॉपिक जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, वो ज्यादा कुछ नहीं है। ये 6 सवाल बस हमें देखने हैं। ये 6 सवाल के जवाब मिल गए और जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया। हु, किसको रजिस्ट्रेशन लेना है? सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन किसको लेना है? दूसरा, रजिस्ट्रेशन उसको कब लेना है? तीसरा, रजिस्ट्रेशन उसको क्यों लेना है? चौथा, रजिस्ट्रेशन उसको कहां लेना है? पांचवा, रजिस्ट्रेशन उसको कैसे लेना है? और छठा, रजिस्ट्रेशन नहीं लें तो क्या होने वाला है? हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ और व्हाट में रजिस्ट्रेशन पूरा का पूरा डिस्कस हो जाता है। पहले 5 का तो मुझे पता नहीं, बट लास्ट जो व्हाट है, अगर ये पहले 5 नहीं हुए तो हमारी व्हाट लगने वाली है, ये तो कंफर्म है। सो रजिस्ट्रेशन जो है जीएसटी में, अगर सच पूछे ना तो मैं इसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट नहीं कहूंगा, मैं इसको गुड्स एंड सर्विसेज टेक्निकल एक्ट कहूंगा। यहां पर टेक्निकलिटीज जो है वो हमारी रजिस्ट्रेशन से ही शुरू हो जाती है। जैसे सर्विस टैक्स के अंदर क्या था कि मान लीजिए मेरे को एक कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, बट उसमें एक नियम है कि आपको सर्विस टैक्स नंबर देना पड़ेगा। मैं सर्विस टैक्स नंबर निकाल लिया और मैंने कोट कर दिए। मेरी सालाना इनकम जो है, टोटल सेल जो है वो 10 लाख के नीचे थी। तो सर्विस टैक्स में सर्विस टैक्स नंबर निकालने के बावजूद भी अगर मेरी 10 लाख की टर्नओवर है तो मेरे को सर्विस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती थी।
बट जीएसटी में ये सबसे बड़ा चक्कर है। सर, हम लोग हमेशा इनकम टैक्स एक्ट को ज्यादा तवज्जो देते रहे हैं और डायरेक्ट टैक्सेस हमारी एरिया जो है, मैंने बिजनेसमैन की एरिया ऑफ कंसर्न वही रहती है। उनका एक सवाल रहता है कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है, कितना तक टैक्स नहीं लगता। तो हम कहते हैं 2.5 लाख तक नहीं लगता सर। अगर सीनियर सिटीजन है तो इतने 3 लाख तक नहीं लगता, ऑक्टोजेनरियन है तो 5 लाख तक नहीं लगता। अलग अलग हम लोग लिमिट बता देते हैं। उसी तरह कोई पूछ लेता है कि भाई जीएसटी की लिमिट क्या है, तो हम लोग बता देते हैं सर 40 लाख रुपए तक तो अगर आप गुड्स बेचते हैं तब, और 20 लाख रुपए तक अगर आप सर्विसेज देते हैं तो। बट क्या ये आंसर सही है या अधूरा है? अधूरा है ये आंसर, क्योंकि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें समझना पड़ेगा कि टर्नओवर का मतलब क्या है, ये लिमिट क्या है, लिमिट का मतलब क्या है। ये बड़ा टेक्निकल कर दिया गया था जब 1 जुलाई 2017 में आया था। इसमें उन्होंने एक शब्द लिखा है एग्रीगेट टर्नओवर। हालांकि मैं ज्यादा टेक्निकलिटीज वर्ड में नहीं जाना चाहूंगा, बट कहीं कहीं पर मेरे को यूज करना पड़ेगा तो क्षमा कीजिएगा। कि एग्रीगेट टर्नओवर माने टोटल टर्नओवर क्या है। तो मान लो मैं एक डॉक्टर का केस लेता हूं। एक डॉक्टर के 2 टाइप की इनकम हो गई, एक ओपीडी की इनकम हो गई, एक उसकी ओटी की इनकम हो गई। और क्योंकि वो मेडिकल सर्विसेज में डील करता है तो दोनों ही उसकी एग्जम्प्ट है। तो अब आइए एक बाल्टी लेते हैं और जो डॉक्टर की इनकम है उस बाल्टी में हम लोग डालते जाते हैं। तो ओपीडी की इनकम है, मान लीजिए उसकी 10 लाख, चलो डाल दिया बाल्टी में। उसकी ओटी की भी इनकम है 10 लाख, चलो वो भी डाल दिया बाल्टी में। तो 20 लाख उसके सर्विसेज हो गए, जो कि टैक्स नहीं लग रहा है उसके ऊपर। अब वो डॉक्टर की एक बिल्डिंग भी है जो उसने एसबीआई को भाड़े में दी है, उसको 50,000 रुपया महीना रेंट मिल रहा है उससे, तो 6 लाख रुपए। तो हमने 6 लाख रुपए भी बाल्टी में डाल दी। अब सामान्य तौर पर जब मुझे कोई पूछता है कि भाई टर्नओवर लिमिट क्या है, तो मैं कहता हूं 20 लाख, तो वो ये सोचता है कि अच्छा रेंट तो मेरा 20 लाख आ नहीं रहा है तो टैक्स नहीं है। नहीं, ये नहीं देखना है। रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है, उसके लिए हम लोग को उस बाल्टी को देखना है। वो बाल्टी है एक पर्टिकुलर आदमी के पैन कार्ड में, माने पैन नंबर में जितनी भी उसकी इनकम आई गई है। माने इनकम टैक्स में हम लोग क्या इनकम दिखाते हैं, जैसे बिजनेस इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गई, इंटरेस्ट इनकम हो गई, ब्याज की हो गई। तो वो सारे चीज जो भी इनकम है हम लोग उस बाल्टी में डाल दो। फिर देखो कि उस बाल्टी में 20 लाख रुपए आए हैं या नहीं आए हैं। अगर उस बाल्टी में 20 लाख रुपए आए हैं, चाहे आपकी टैक्सेबल टर्नओवर 20 लाख के नीचे ही हो, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। साहब यहां समझिए, जीएसटी के अंदर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस कहीं है ही नहीं। यहां पर एग्जम्पशन लिमिट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन है। जीएसटी ये कहता है कि अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो आपकी लिमिट है 40 लाख, बट अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो आपकी लिमिट है 20 लाख रुपए। अदर स्टेट्स में ये आधी हो जाती है, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। तो अगर आपकी टर्नओवर, जो वो बाल्टी वाली टर्नओवर, अगर इससे कम है तब आप रजिस्ट्रेशन लो ही मत। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे तो आपको टैक्स देना ही नहीं है। बट अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपकी इनकम चाहे इससे कम हो, आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। ये जीएसटी की विडंबना कह लो, जीएसटी की टेक्निकलिटी कह लो, कुछ भी कह लो आप। एक बार जब हम लोग रजिस्टर्ड हो जाते हैं, चाहे उसका टर्नओवर 40 और 20 से कम भी है, तब भी उसको टैक्स तो देना पड़ेगा। अब ये जब क्लियर हो गया कि वो बाल्टी हमें समझ में आ गई कि ठीक है, हम सारी इनकम उस बाल्टी में डाल करके देख लेते हैं कि ठीक है, वो डॉक्टर की इनकम 26 लाख थी, 20 लाख पर तो टैक्स नहीं है क्योंकि वो तो ओपीडी और ओटी की इनकम थी। केवल वो एसबीआई के रेंट के ऊपर उसको 6 लाख रुपए पर टैक्स देने, तो 6 लाख रुपए पर टैक्स दे देगा और अपना रिटर्न फाइल कर देगा। अब बात आती है तो हु का तो अपना, जैसे मान लीजिए कि हो गया कि हु हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन। अब एक बात आती है कि वाई ही हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन। ये भी क्लियर है कि भाई टैक्स पेमेंट करना है उसको, उसको अपना बिजनेस करना है, इसीलिए उसको रजिस्ट्रेशन लेना है।
बड़ा क्वेश्चन आता है वेयर ही हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन। अब मान लो कि डॉक्टर बैठा है गुवाहाटी में, उसकी बिल्डिंग है दिल्ली में, तो वो गुवाहाटी में रजिस्ट्रेशन ले या दिल्ली में रजिस्ट्रेशन ले? वो गुवाहाटी में भी रजिस्ट्रेशन लेने से उसका चल जाता है, उसको दिल्ली में जाकर ही रजिस्ट्रेशन लेना है, ये कंपलसरी नहीं है ऐसा। तो ये जो टेक्निकलिटी है, अभी ये चीज समझने की बहुत जरूरत है, नहीं तो अननेसेसरी हम लोग अलग जगह पर रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, वहां का बेकार का खर्चा हमारा बन जाएगा, हमें रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो इसी तरह भी एक केस हुआ था कि एक राजस्थान की पार्टी, टी&डी इलेक्ट्रिकल्स का केस था कि राजस्थान की पार्टी राजस्थान में कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज देती थी और एक वो सीमेंट कंपनी को देती थी, श्रीजी सीमेंट को। श्रीजी सीमेंट ने अपने कर्नाटका में एक प्लांट बैठाया और उस कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि तुम जाकर के कर्नाटका में सर्विसेज दो। तो बात आई कि क्या उसको कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या उसका राजस्थान में जो रजिस्ट्रेशन है उसी से चल जाएगा काम। तो एडवांस अथॉरिटी रूलिंग जो कर्नाटका है, एआर ने रूलिंग दी कि तुम्हें कोई भी कर्नाटका में अलग से रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य नहीं है। आप जयपुर के, आप राजस्थान के रजिस्ट्रेशन में भी आप कर्नाटका में काम कर सकते हैं। मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगा कि वो अच्छा है या खराब है, उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, बट रजिस्ट्रेशन क्या वो कर्नाटका में उसको लेना ही पड़ेगा क्या, वो हम लोग बात कर रहे हैं। तो कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, अनिवार्य नहीं है, ये कोर्ट ने कहा। और कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि अगर तुमको चाहिए तो तुम ले लो भाई, बट अनिवार्य नहीं है कि तुमको कर्नाटका में लेना ही पड़ेगा, आप राजस्थान के रजिस्ट्रेशन से भी काम चला सकते हैं। सो ये वेयर ही मेक्स द टैक्सेबल सप्लाई जो वर्ड आता है, क्योंकि ये जो धारा है सेक्शन 22 ये कहती है कि आपको रजिस्ट्रेशन वहां लेना है जहां से आप सप्लाई दे रहे हैं। अब सप्लाई कहां से दे रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे वो डॉक्टर गुवाहाटी में बैठा है, बिल्डिंग दिल्ली में है, बट दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लेगा ये अनिवार्य नहीं है उसको। जब जीएसटी आया था और रजिस्ट्रेशन प्रणाली जब शुरू हुई थी, तब क्या हुआ था कि हमारे पुराने एक्ट में जो भी नंबर थे उससे हम लोग माइग्रेट, माने हमें प्रोविजनल नंबर एक दे दिया गया था। और ये अभी भी कई लोगों के शायद दिक्कत है कि उन्होंने पुराने नंबर माइग्रेट किए ही नहीं। हुआ क्या था कि पुराना नंबर प्रोविजनल नंबर हमें दे दिया गया, कई पार्टी ने समझा कि वो प्रोविजनल नंबर ही फाइनल नंबर है, उसको आगे कुछ करना ही नहीं है। बट आगे उसको कुछ फॉर्मेलिटीज करनी थी, माइग्रेशन के लिए उसको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, छोटी फॉर्मेलिटी थी बट फॉर्मेलिटी थी। वो फॉर्मेलिटी करने के बाद में उसको फाइनल रजिस्ट्रेशन मिला, बट किसी आदमी ने नहीं किया। उसने सोचा कि यही नंबर फाइनल है, वो अपना नंबर जो है वो पार्टियों को दे दिया। पार्टी ने उस नंबर के अगेंस्ट में उसको माल भी दे दिया, क्योंकि ना तो उस टाइम ई वे बिल का झमेला था, ना कोई इनपुट हमें मिलाना पड़ता था। उस टाइम उसने रिटर्न्स भी नहीं भरे थे कि ठीक है बाद में भरेंगे, पेमेंट भी नहीं की थी, तो रिटर्न्स पेंडिंग रह गए, माल आते गया बेचते गया, आते गया बेचते गया। अब जब उसका अकाउंटेंट बोला कि भाई अब रिटर्न भरते हैं चलो, तो रिटर्न भरने गया तो देखा कि ना तो उसको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, ना उसका यूजर आईडी पासवर्ड है, ना वो पेमेंट कर पा रहा है। तो इस तरह के अभी भी कई सारे केसेस हैं। रिसेंटली 2020 का ये एक जजमेंट आया हुआ है केरला हाई कोर्ट का बिंदु के केस में। तो पार्टी ने लिखा हाई कोर्ट को कि भाई मेरे को टैक्स पेमेंट करना है, इनपुट भी मेरे को मिल जाएगा, तो काइंडली मेरे को एक मौका दो कि मैं माइग्रेशन कंप्लीट कर सकूं। कोर्ट ने कहा कि 2019 में, उसके पहले सरकार ने 31 जनवरी 19 के पहले 2 बार मौके दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आप उस समय कहां थे? तो अब हो सकता है कि आप जहां पर हैं रजिस्टर्ड हैं वहां की कोर्ट आपको दे दे, बट इसका और कोई उपाय नहीं, आपको कोर्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा अगर आपका माइग्रेशन नहीं हुआ है तो। फिर एक चीज क्लियर है सर कि जीएसटी नंबर जो है वो आप सबको पता है कि वो पैन नंबर के बेसिस पर मिल रहा है। तो जीएसटी नंबर जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। ये कई के क्वेश्चंस आते हैं हम लोगों को कि पिताजी मर गए और बेटा जो है वो अब बिजनेस को सक्सीड कर रहा है, बिजनेस को ले रहा है, तो अब उसको बेटे को नया नंबर लेना है क्या? बिल्कुल लेना है, बिल्कुल। अगर कोई भी बिजनेस
सक्सेशन पर जा रहा है, एमलगमेशन पर जा रहा है या ट्रांसफर हो रहा है, तो जो नया आदमी, नया जो मालिक है, उसको अपने पैन नंबर पर उसको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य होगा, तभी वो बिजनेस कर पाएगा। कब से लेना है? जिस दिन से वो सक्सीड कर रहा है उस दिन से उसको लेना है। सो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, जो हमने अभी डिस्कस किया है, कि ये तब लेना है जब हमारा ये 40 लाख और 20 लाख का जो लिमिट है, जब हमारा पूरा हो। 10 लाख का लिमिट, क्योंकि वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आधा हो जाता है, इसलिए 10 लिखा हुआ है। सो ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कब है? अगर वो बाल्टी वाला लिमिट देखेंगे, अगर बाल्टी में अगर हमारी वो लिमिट क्रॉस हो गई है, तब हमें रजिस्ट्रेशन लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। बट अगर हमने ले लिया तो क्या होगा? हमें टैक्स देना है। हम ये नहीं देख पाएंगे कि हमारा बिजनेस फिर 40 लाख या 20 लाख से कम है या नहीं, वो नहीं दिखेगा। फिर तो जितना भी टर्नओवर है उसके ऊपर जो भी बकाया टैक्स है वो हमें देना पड़ेगा। तो ये हमारा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन हो गया। एक है जिसको रजिस्ट्रेशन चाहिए ही नहीं। रजिस्ट्रेशन किसको नहीं चाहिए? सिंपल है, या तो वो उस गुड्स में डील करता है जो कि जीएसटी के अंदर है ही नहीं। जैसे मान लो पेट्रोल पंप, वो डीजल और पेट्रोल में डील करता है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है दूसरे काम से, वो लुब्रिकेंट बेचता ही नहीं है, उसको जीएसटी नंबर चाहिए ही नहीं, उसको रजिस्ट्रेशन ही नहीं चाहिए जीएसटी के अंदर। या फिर वो डॉक्टर, मान लीजिए वो, उसकी बिल्डिंग थी नहीं, उसकी केवल ओपीडी और ओटी की इनकम है और कुछ ब्याज की इनकम है जो जीएसटी के अंदर है ही नहीं, तो उसको, जो एग्जम्प्ट है जीएसटी के अंदर, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। या फिर दूसरे केस में एग्रीकल्चरिस्ट। बट एग्रीकल्चरिस्ट के केस में मैं इतना बता दूं, ज्यादा नहीं, कि कौन होता है एग्रीकल्चरिस्ट। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म हूं या कंपनी हूं तो मैं भी, एग्रीकल्चरल लैंड है तो मैं एग्रीकल्चरिस्ट हो जाऊंगा क्या? नहीं। जीएसटी में कहा गया है केवल इंडिविजुअल, माने एक निजी आदमी और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ, केवल वो दो एग्रीकल्चरिस्ट में आ सकते हैं। अगर उसके अलावा है तो वो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं माने जाएंगे, उसको फिर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वाला जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर वो एप्लीकेबल होगा, उसको वो देखना पड़ेगा। तो एक हमने देख लिया साहब, जहां पर हमें कब कब रजिस्ट्रेशन लेने की अनिवार्यता पड़ सकती है अगर हमारा टर्नओवर क्रॉस किया तो। एक आ गया कि कब कब हमें रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है। जो थर्ड आ रहा है वो है, हमें रजिस्ट्रेशन लेना ही है, अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ये सेक्शन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे तो हमारे ऊपर फिर पेनल प्रोविजंस और अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो किस किस केस में हम कंपलसरीली लायबल हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन लेने के लिए? पहली चीज तो है पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई। मान लीजिए मैं गुवाहाटी में हूं, मैं सिलीगुड़ी माल बेच रहा हूं, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना है। ये पर्टिकुलर प्रोविजंस पहले इतना ही था, पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, इसमें गुड्स और सर्विसेज कुछ नहीं लिखा हुआ था। बट 13 अक्टूबर 2017 को एक नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो गुवाहाटी से सिलीगुड़ी दे रहा है सर्विसेज, तब क्या है कि वो अनिवार्य कंडीशन में नहीं आएगा, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में नहीं आएगा। तब वो किस कंडीशन में आएगा? वो वॉलंटरी कंडीशन में, बाल्टी वाली कंडीशन में। 40 लाख 20 लाख वो देखना पड़ेगा हमें। और कुछ बेनिफिट हैंडीक्राफ्ट में जो डील करते हैं और जॉब वर्कर को भी दिया गया था। जॉब वर्कर को देना बहुत जरूरी था, बट इस जॉब वर्कर में जो ज्वेलरी का काम करते हैं वो सबको हटा दिया गया है, अदर देन ज्वेलर और गोल्डस्मिथ वाला इसमें आया हुआ है। सो पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ, अब यहां पर आ जाएगा ऑफ गुड्स आ जाएगा, कि अगर मैं कोई बाहर इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा हूं टैक्सेबल गुड्स की, और मेरा रजिस्ट्रेशन, मेरा लिमिट बाद बाकी 40 लाख रुपए से कम ही है, बट फिर भी अगर मैं टैक्सेबल सप्लाई कर देता हूं तो मेरे को इंटरस्टेट सप्लाई में, क्योंकि एक ही हो गया, मान लीजिए 10,000 का ही हुआ, फिर भी मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य हो जाएगा। दूसरा केस में, एक सेकेंड मैं इसको शेयर करता हूं।
दूसरे केस में, पहले केस में इंटर पर्सन्स मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई आ गया कि अगर मैं इंटरस्टेट सप्लाई कुछ कर रहा हूं तो मेरे को टैक्स उसमें एनिवारी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। दूसरा आ जाता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब कई बार होता है कि बंगाल से एक ज्वेलर वाला आ गया, वो कहीं पर मान लीजिए उड़ीसा में जाकर के वो होटल में रह रहा है और वो वहां पर ज्वेलरी और बेचता है जहां पर उसका परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो वहां पर क्या है कि उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। उसको पहले ही बताना पड़ता है कि मेरी एस्टिमेट टर्नओवर कितना होगा और टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी। उस तौर पर उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, प्रोवाइडेड उसका इनकम जो है वो 40 लाख क्रॉस करे या नहीं करे, तब भी उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी ऐसे ही, जैसे वेस्ट बंगाल वेस्ट इंडीज से कोई क्रिकेटर आया, उसको किंगफिशर का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला एडवर्टीजमेंट का और 5 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसको 5 लाख रुपए पर भी टैक्स देने हैं, उसकी वो 20 लाख रुपए की लिमिट नहीं देखी जाएगी। ये थर्ड कैटेगरी जो है पर्सन्स रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, इसने बहुत सारे कोर्ट केसेस देखे हैं इस पर्टिकुलर प्रोविजन ने। बहुत जन क्या है कि केवल एग्जम्प्टेड सर्विसेज ही देते हैं या गुड्स बेचते हैं। जैसे मान लीजिए एक हॉस्पिटल, उसके मेडिसिन की दुकान नहीं है, उसमें वो केवल ओपीडी ओटी करता है, उसको कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। बट उसकी मशीन आई मान लीजिए, और मशीन दिल्ली से आई और उसने ट्रांसपोर्टेशन दिया, चार्जेस दिया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, क्योंकि आरसीएम के ऊपर उसको टैक्स देना है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। कई सारे केसेस हैं, चाहे जालाराम फीड्स हम लोग देखें या सोनिका पब्लिकेशंस देखें, कई सारे केसेस हैं हाई कोर्ट के जिसमें उन्होंने कहा है, हाई कोर्ट और एडवांस अथॉरिटी रूलिंग ने, कि अगर आप सारी एग्जम्प्ट सर्विसेज दे रहे हैं, सारे एग्जम्प्टेड गुड्स बेच रहे हैं, फिर भी अगर आपका कोई आरसीएम पर कोई टैक्स बकाया बनता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है और आपके वो सारे फॉर्मेलिटीज करते हैं जो एक रेगुलर सप्लायर को करना पड़ता है। थर्ड, ई कॉमर्स ऑपरेटर, फिर जिसको टीडीएस काटना पड़ता है वो। और ये जो छठा है कि जो आदमी दूसरे आदमी के बिहाफ पर कुछ सामान बेचता है, जैसे मान लीजिए कोई होंडा का डीलर गाड़ी का, उसके वहां पर एक एम्प्लॉय था और उसने इंसेंटिव दिए एम्प्लॉयज को कि भाई आप मेरे लिए गाड़ी बेचो तो आपको इंसेंटिव दूंगा मैं। वो कमीशन के तौर पर मान लीजिए आ गया था, उसके कमीशन नेचर का था वो। तो क्या उसको एम्प्लॉय जो है जिसको कमीशन मिल रहा है, क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था? एक क्लेरिफिकेशन आया हुआ है 4 सितंबर 2018 को, बहुत सुंदर क्लेरिफिकेशन, उसमें एकदम क्लियर कर दिया गया है कि नहीं, हर जन को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, केवल उस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन लेना है, माने ये एजेंट के केस में जो कि सी एंड एफ सर्विसेज दे रहा है। जैसे अब पीडीलाइट इंडस्ट्रीज तो कोयम्बटूर में फैक्ट्री है, गुवाहाटी में सी एंड एफ एजेंट है, सी एंड एफ एजेंट अपने नाम से बिलिंग करता है, वो स्टॉक रखता है, तो उस पर्टिकुलर आदमी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, उसके लिए वो बाल्टी वाली लिमिट नहीं देखी जाएगी। बट मान लीजिए अगर मैं आपके बिहाफ पर कुछ सामान बेच रहा हूं विदाउट आपका सामान लिए बिना, तब मेरे को अनिवार्य रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, तब मेरे को वो 40 और 20 लाख रुपए की लिमिट देखनी है। अगर मेरा कमीशन 20 लाख रुपए के नीचे है तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने की अनिवार्यता नहीं है। तो केवल जो कमीशन एजेंट्स हैं वो इस कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के क्लॉज में नहीं आएंगे। ये क्लैरिफिकेशन बड़े बढ़िया ढंग से इस क्लैरिफिकेशन में दिया गया विद एग्जांपल्स। तो लगभग हमारा हु, वाई, वेयर ये लगभग हो गया है हमारा। वेन तो ऐसा है कि जब मेरी लायबिलिटी हो जाती है उसके 1 महीने भीतर से मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना है, अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन अप्लाई कैसे किया जाए? वो जीएसटी रेज 1 में जो नॉर्मल सप्लायर्स हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, 7 में जो टीडीएस हैं, जो 9 में करते हैं, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स और हैं वो हो गए। तो जीएसटी रेज 1 में नॉर्मली हम लोग टैक्स पेयर्स लोग अप्लाई करते हैं और हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं रेज 6। तो ये रजिस्ट्रेशन लेने की जो विधि है वो 30 दिन है और कैजुअल और नॉन टैक्सेबल पर्सन के लिए 5 दिन के अंदर उनको
रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है फ्रॉम विद इन 5 डेज पहले से। यहाँ पर 30 दिन बाद में भी हम लोग ले सकते हैं, बट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को 5 दिन पहले लेना पड़ता है, नॉन टैक्सेबल और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को। डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसमें सर्वप्रथम तो पैन बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट वो हम लोग को बताता है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस हमारा क्या है। जब हम लोग रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो लीगल नेम डालना पड़ता है, वो पैन में नंबर में जो लिखा हुआ है पैन कार्ड में वही लीगल नेम हो गया। मोबाइल और ईमेल आईडी, ये मोबाइल और ईमेल आईडी है तो डॉक्यूमेंट तो नहीं है, बट ये डॉक्यूमेंट से बढ़ करके है। आप जितने भी फेक केसेस, इनपुट टैक्स क्रेडिट के जितने भी कोर्ट के मामले देख रहे हैं, आप जितने भी देख रहे हैं कि ईडी आज यहाँ रेड कर रही है, यहाँ का इतना घोटाला पकड़ा है, उसका मेन जड़ जो है कहीं ना कहीं पर, उसकी जो एक जड़ जो है वो मोबाइल और ईमेल आईडी भी है। तो मेरी तो ये दरखास्त रहेगी कि जब भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लें, क्योंकि देखिए जो लीगल कंसल्टेंट्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो भी ढेरों क्लाइंट्स को वो डील करते हैं, तो उनके पास किस क्लाइंट का मैसेज आया उसको पता ही नहीं चलता। तो आप जब भी रजिस्ट्रेशन लें, आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना ही डालें, ताकि सारी इंफॉर्मेशन जो है फाइलिंग की, नॉन फाइलिंग की, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आए और आप वो अपने कंसल्टेंट के साथ में शेयर कर सकें। फिर उसके बाद में फोटोग्राफ ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनर या ट्रस्टी इन केस ऑफ ट्रस्ट, डायरेक्टर इन केस ऑफ कंपनी, कर्ता, कंस्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स जैसे पार्टनरशिप डीड है या आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के केस में, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ट्रस्ट डीड ट्रस्ट के केस में, बाईलॉज सोसाइटी के केस में, ये सब कंस्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने पड़ते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो हमें स्कैन करके नॉर्मली अगर हम लोग रख लें तो बहुत अच्छा होता है। आजकल तो बहुत ऐप्स आते हैं एवरनोट जैसे, जहां पर हम लोग उसको सेव करके रख सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यहां पर एक बहुत अहम चीज है कि कभी कभी हम लोग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो मेरी दुकान है उसकी डिटेल तो मैं डाल देता हूं, बट जो मेरी गोडाउन है, मान लीजिए 3, तो मैं सोचता हूं कि 3 गोडाउन का डालूं या 2 गोडाउन का डालूं, चलो 2 गोडाउन का डाल देता हूं। नहीं, यहाँ पर आपकी जितनी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है आपको सारा का सारा डालना पड़ेगा। नहीं तो कई सारे ऐसे मामले आपने देखे भी होंगे कि पार्टी वो ऑफिसर्स आ जाते हैं, जो गोडाउन दिखाई भी नहीं है, उसमें जितना भी स्टॉक होता है उस पर टैक्स और उसका 300 गुना पेनल्टी लगा करके आपके ऊपर चले जाते हैं। तो हर गोडाउन को दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी कोई गोडाउन नहीं दिखाई है तो आप अमेंडमेंट के तौर पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अमेंड कर सकते हैं और आपकी जो भी गोडाउन नहीं दिखाई हुई है उस प्लेस ऑफ बिजनेस को आप ऐड कर सकते हैं। फिर ऑथराइजेशन फॉर ऑथराइज पर्सन, जैसे 3 पार्टनर है तो कोई एक पार्टनर को ऑथराइज कर दिया कि भाई तुम जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर लो, तो उस केस में ऑथराइज पर्सन हो गया, या कंपनी के केस में ऑथराइज पर्सन, या ट्रस्ट के केस में। और रिप्रेजेंटेटिव, ये नॉर्मल कई बिजनेस में जो खास करके टी गार्डन्स में हम लोग देखते हैं कि कलकत्ता में मान लीजिए हेड ऑफिस है और असम में मान लीजिए बगान है, तो यहाँ पर बगान में मैनेजर रहता है तो वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो गया, वो कंपनी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके उसमें ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव उसको मान लिया जाता है। इसकी सारी डिटेल हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते समय हमें डालनी पड़ती है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन संबंध लेते समय मैं ये बता दूं कि कोई कंपोजिट का कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता। उसी में पूछा जाता है कि आप कंपोजिट स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं क्या, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए, कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसी में है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, आप उसमें यस कर दीजिए तो पूरा डिटेल आ जाएगा कि आपका एस्टिमेट टैक्स कितना, टर्नओवर कितना होगा, लायबिलिटी कितनी होगी, फलाना फलाना। बैंक अकाउंट डिटेल्स, जब पहले जीएसटी नंबर लेते थे तो उसमें कैंसल्ड चेक हो गया या बैंक स्टेटमेंट हो गया, हमें डालना पड़ता था। क्या अब डालना पड़ता है? नहीं, जीएसटी एप्लीकेशन करते समय वो बैंक अकाउंट की डिटेल अब वहां पर ऑफ कर दी गई है, वो आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल अब नहीं मांगता है। पर जब आपका जीएसटी रेज 6 आ गया, माने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया, उसके 45 दिन के भीतर आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल जो है वो डालना अनिवार्य है। अगर नहीं डालें तो एक नया रूल आया 28 जून 2019 से, वो ये कहता है कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। सो ये जो बैंक अकाउंट की डिटेल है वो अगर आपका नया रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो इसको जरूर डाल दें,
और इसकी लिमिट जो है वो 45 दिन के अंदर आपको डालनी पड़ती है। अब देखिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को मैं ज्यादा डील नहीं कर रहा हूं, क्योंकि विषय बहुत लंबा है और समय हमारे पास 1 घंटा ही है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे आज के दिन आप देख रहे होंगे कि आपके पास एक नोटिस आ जाती है कि भाई वो ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब हो सकता है? देखिए, एक तो हो सकता है जब वो बिजनेसमैन मान लीजिए मर गया, मालिक मर गया, तो ठीक है, तब कैंसिल हुआ, बेटे ने वो जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया और अपना नया जीएसटी नंबर ले लिया, उतना समझ में आता है। या कोई बिजनेस अमेलगमेट हुआ है या ट्रांसफर हुआ है, तब लिया, समझ में आता है। ये हम लोग अपने चला करके कैंसिलेशन अप्लाई कर रहे हैं, बट कहीं कहीं पर ऑफिसर कैंसिल कर देता है। तो ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल कर सकता है, इसको समझना भी जरूरी है और इसके ऊपर एक्ट करना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक्ट नहीं करेंगे, वो शोकोज नोटिस जो आपको ऑर्डर मिला है, तो वो माने बहुत देरी हो जाती है कभी कभी। फिर वो क्या होता है कि रास्ता लंबा हो जाता है वो रजिस्ट्रेशन को वापस, कैंसिलेशन को रिवोक करने में। तो पहला तो है कि हम लोग मान लीजिए जो प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा के रखे हैं, वहां से हम लोग कोई बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं, वो फेक प्लेस ही है मान लीजिए, या कोई एक्चुअल में बिजनेस नहीं हो रहा है, तब वो ऑफिसर जो है वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देता है। या फिर कोई इनवॉइस ऐसे ही बना दिया गया है विदाउट एक्चुअली सप्लाइंग गुड्स, गुड सप्लाई नहीं हुआ है या सर्विसेज दी नहीं गई है, ऐसे इनवॉइस बना दिया गया है, तब वो ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। थर्ड और फोर्थ तो बहुत जरूरी है, जो आज के दिन बहुत देखा जा रहा है, नॉन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न फॉर 6 मंथ्स, कि 6 महीने का कंसेक्यूटिव 6 महीने का रिटर्न नहीं भरा तो उस ऑफिसर ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। इसमें याद रखिए 6 महीना तो 6 महीना ही है, अगर 5 महीना हुआ है तो वो ऑफिसर एक्ट नहीं कर सकता, इसमें कई सारे आपको केस लॉस मिल जाएंगे। और अगर वो कंपोजिट है तो वो 3 कंसेक्यूटिव पीरियड तक अगर उसका रिटर्न बकाया है तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर सकता है। और ये तो हमने पहले ही देखा ही था कि अगर बैंक अकाउंट फर्निश नहीं करता है 45 दिन के अंदर, तो ऑफिसर जो है कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन। बट ऑफिसर क्या ऐसे ही कैंसिल कर देगा क्या? नहीं, ऑफिसर को आपको सबसे पहले एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका तो देना पड़ेगा कि आप अपनी बात रखो कि क्या कारण था कि आपने रिटर्न नहीं दे सके, आप क्या कारण था आप बैंक अकाउंट फर्निश नहीं कर सके आप। तो वो जब ये देखेगा कि नहीं, ये रीजन तो सफिशिएंट है, तो ऑफिसर के हाथ में है, वो आपको टाइम देगा कि भाई इस टाइम के भीतर आप रिटर्न फाइल कर दो, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। ऑफिसर विदाउट अपॉर्चुनिटी दिए हुए अगर रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देता है, तो ये ऑफिसर के तौर पर ये गलत है। आप उसके जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हैं, और अपील आपको करनी चाहिए कि भाई मेरे को तो मौका ही नहीं मिला था कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। तो रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट का हमने एक नहीं देखा, रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट का एक बता देते हैं कि अगर आपका कोई भी चेंजेस अगर हुआ है तो रजिस्ट्रेशन आपको अमेंड करना पड़ता है। जैसे वो गोडाउन का बात बताया गया था, तब आपको रजिस्ट्रेशन अमेंड करना पड़ेगा। और मैं मनोज जी को देता हूं अगर कोई क्वेश्चंस और आंसर्स हैं तो। ओवर टू यू मनोज जी। सर मनोज जी को दें, उससे पहले मनोज जी को इंट्रोड्यूस कराना जरूरी है। वो इंट्रोडक्शन के ओके, क्रम में हमारी जो एक छोटी सी भूल है वो रह गई। नहीं सर, ये मनोज हम के बारे में मनोज जी के बारे में मतलब एक्चुअली फैमिली मेंबर हैं, टीपीएफ फैमिली के मेंबर हैं, इसलिए कई बार गलती एक दूसरे के प्रति हो जाती है। नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हमारे टीपीएफ के, और पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ गुवाहाटी ब्रांच। सीए मनोज नाहटा इज अ फेलो मेंबर ऑफ द आईसीएआई, है ना। आईसीएआई का फुल फॉर्म अपने सबको जानते ही हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ही इज अ फुल टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट practicing since the last 16 years, and he is practicing in the field of direct taxation and GST. 7th rank holder in BCom final examination with accountancy as major subject. Regular speaker on GST in various seminars conducted by professional bodies, trade bodies, and government organizations. He also served All India Federation of Tax Practitioners as an executive member and a member of GST committee in the year 2019.
was a co-opted member of study group on GST constituted by ICAI Guwahati branch of EIRC. इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो शायद सेशन उसी में एंड हो जाएगा। वेलकमिंग मनोज नाहटा जी। थैंक यू सुनील जी। वैसे फॉर्मल इंट्रोडक्शन की मेरे को जरूरत नहीं थी, मैं अपनी फैमिली के साथ ही बैठा हूँ, सो कोई वैसी दरकार नहीं थी, फिर भी आपने किया, मनी थैंक्स टू यू। सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा डिलीवरेशन दिया आपने जीएसटी को जैन धर्म के साथ जोड़ते हुए। आपकी परमिशन से मैं 2-3 बातें इसमें और ऐड करना चाहूँगा। जो आप कवर नहीं किया उसको मैं कवर करना चाहूँगा। एक रजिस्ट्रेशन को लेके जीएसटी में एक प्रावधान है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने प्लेस ऑफ बिजनेस में डिस्प्ले करनी पड़ेगी। तो ये जीएसटी का रूल 18 बताता है कि आपको अपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है आपकी गोडाउन में, आपकी दुकान में आपको वो लगा के रखनी पड़ेगी, और ये अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। एक तो ये बात। दूसरा एक नियम ये और है साथ में कि आपको अपने साइन बोर्ड में जीएसटी नंबर लिखवाना पड़ेगा। जैसे अपन दुकान का नाम देते हैं, अपने ऑफिस का नाम देते हैं, जो भी है, मान लीजिए XYZ कंपनी, तो वहां अगर आपका जीएसटी नंबर है तो वो जीएसटी नंबर उसके साथ रहना जरूरी है। ये भी एक लॉ में प्रोविजन है। अगर आप जीएसटी नंबर नहीं लिखते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी है। हालांकि इसके कुछ दूसरे पॉइंट्स भी हैं कि अगर आप जीएसटी नंबर अपनी दुकान के बाहर लिख रहे हो, कई बार उसका मिस यूटिलाइजेशन भी हो जाता है, कोई मिसक्रिएंट उसको मिसयूज भी कर सकता है। लेकिन जब लॉ की ऐसी पोजीशन है, आपको लिखने के लिए बताया गया है, तो आपको लिखना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक तो ये बात थी। दूसरी, जैसे सुरेंद्र जी ने बताया कि पुराने लॉ में जो सिस्टम था और नए लॉ में जो सिस्टम है, जो सर्विस टैक्स या वैट का लॉ था पुराना और जो नया लॉ आया है जीएसटी का, उसमें एक जो बेसिक डिफरेंस है, पहले क्या कंसेप्ट था कि द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स इज लायबल टू रजिस्टर। पहले क्या था कि जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन टैक्स देने के लिए लायबल है वही रजिस्ट्रेशन लेगा। जीएसटी में इसकी विपरीत बात आ गई, द पर्सन हु टेक्स रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू पे टैक्स। आपने एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, भले ही आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड के नीचे आ जाए, आपको फिर भी जीएसटी रिटर्न भरना, जीएसटी कलेक्ट करना, जीएसटी पेमेंट करना अनिवार्य है। तो ये एक जो है मेजर चेंज हम लोग देख रहे हैं कि पुराने लॉ में ये पोजीशन थी, नए लॉ में ये पोजीशन है। ये एक चीज मैं बताना चाहूंगा। दूसरा एक केस मैं बताना चाहूंगा कि कई बार ऐसा देखा गया है कि पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्टर जो होते हैं उनका जो माल भाड़ा होता है, वो माल भाड़ा के ऊपर ट्रांसपोर्टर की लायबिलिटी नहीं होती, जो पार्टियां रहती है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरती है। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या वो ट्रांसपोर्टर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए? तो गवर्नमेंट ने इस चीज को क्लेरिफाई कर दिया कि अगर आपकी सिर्फ आरसीएम की सर्विसेज है जिसके ऊपर आपकी रिसिपिएंट ऑफ सर्विस अगर टैक्स चुका देते हैं पूरा, तो इन दैट केस आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। तो ये जिन भाइयों का ट्रांसपोर्ट का व्यापार है उनके लिए ये एक अच्छी सुविधा सरकार ने प्रदान की है कि भाई अगर आपका ट्रांसपोर्ट का व्यापार है और आपकी जो पार्टियां बुकिंग कर रही है वही जीएसटी पूरा का पूरा चुका रही है उसके ऊपर, तो आपको उसको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अननेसेसरी आपको रिटर्न देना पड़ेगा, आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा, आपका कॉस्ट बढ़ेगा, तो आपको इससे मुक्ति दी जाती है। ये एक पॉइंट और है। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे सुरेंद्र जी ने बताया कि जो 40 लाख या 20 लाख की लिमिट है, वो खाली 40 लाख की लिमिट जो है गुड्स के क्षेत्र में है और 20 लाख की है सर्विसेज के क्षेत्र में। अब यहाँ एक पॉइंट यह आता है कि 40 लाख मेरी अगर गुड्स के क्षेत्र में है, मैं एक दुकानदार हूं, मेरा टर्नओवर मान लीजिए 40 लाख की है या 40 लाख से नीचे है। अब ये अमूमन हम लोग देखते हैं कि बैंक इंटरेस्ट वगैरह सबके जनरेट होता है, बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट रहते हैं, इंटरेस्ट इनकम आती है। तो कई बार क्या होता है कि आपका टर्नओवर तो मान लीजिए 39 लाख है, लेकिन आपकी एफडी इंटरेस्ट, आपके सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट, वो जोड़ के 40 लाख क्रॉस हो जाता है। तो इस केस में भी यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि आपका जो टर्नओवर देखा जाएगा वो एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा, जैसा कि सुरेंद्र जी ने रेंटल इनकम का एग्जाम्पल देके बताया। तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा, जो 40 लाख रुपया का टर्नओवर है, आपका दुकान का टर्नओवर प्लस आपके अगर प्रोप्राइटर हैं आप, तो आपकी पर्सनल जो है बैंक इंटरेस्ट हुई या आपका कोई एफडी बना हुआ है, उस एफडी के बाबत आपने कोई लोन लिया हुआ है, सीसी लिया हुआ है दुकान के बाबत, तो उसका इंटरेस्ट भी काउंट होगा। हालांकि यहाँ एक मत ये भी आ रहा है साथ में कि भाई जो इंटरेस्ट आ रहा है मेरा सेविंग अकाउंट का या एफडी का, वो तो प्योरली मेरा पर्सनल है, वो मेरा बिजनेस से संबंधित नहीं है, तो वो मेरे बिजनेस के टर्नओवर में क्यों जुड़ेगा? तो इसके बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रोप्राइटर हैं, प्रोप्राइटरशिप है और आपने अपनी एफडी अपने नाम से बना रखी है और उस एफडी को आप बिजनेस के बाबत यूज ले रहे हैं, या कोई लोन ऑब्टेन किया है या कोई बैंक गारंटी ऑब्टेन की है,
तो वो बिजनेस की मानी जाएगी और उसका टर्नओवर जो है आपके इस टर्नओवर में क्लब होगा, और क्लब होने के बाद आपको ये देखनी पड़ेगी कि भाई आपका टर्नओवर जो थ्रेशोल्ड क्रॉस किया है या थ्रेशोल्ड के नीचे है। एक चीज मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन भी किसी ने डाला है कि भाई अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन में क्या फॉर्मेलिटीज है, क्या प्रक्रिया है। दोस्तों इसको लेके जीएसटी प्रोविजन में एक गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें बताया है कि अगर कोई प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो इस केस में क्या करना है। तो इसमें गवर्नमेंट ने ये बताया कि जो भी उसका सक्सेसर है या लीगल हेयर है, जैसे सुरेंद्र जी ने बताया कि जीएसटी पेन बेस्ड नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट बेस्ड नंबर होता है। अगर प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर की डेथ हो गई तो वो रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू नहीं हो सकता है, उस रजिस्ट्रेशन में आप फर्दर व्यापार नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर आपको व्यापार कंटिन्यू करना है। नया रजिस्ट्रेशन किस पैन नंबर में लेंगे, जो उसका लीगल हेयर है या उसका जो सक्सेसर है उसके पैन नंबर में हम लोग नया रजिस्ट्रेशन लेंगे। अब जब नया रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो वहां आपसे पूछता है कि आप ये नया रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहे हैं, क्या रीजन है नया रजिस्ट्रेशन लेने का। क्या आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, क्या आप किसी की डेथ हो गई है उसके बाबत ले रहे हैं, क्या रीजन है। तो उस समय जब नया रजिस्ट्रेशन ले उस सक्सेसर के नाम पे, हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हम वहां जो ऑप्शन चूज करेंगे वो ये डालेंगे कि डेथ ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोप्राइटर, और वहां पुराना जीएसटी नंबर जो प्रोप्राइटर का था जिनका डेथ हो गया वो डाल देंगे, ताकि वो जो पुराना नंबर है वो इस नए रजिस्ट्रेशन से लिंक हो जाए और आप लीगल हेयर के नाम में नया रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। अब प्रश्न आता है कि जो पुराना प्रोप्राइटर का रजिस्ट्रेशन था उसका क्या होगा, उसमें रिटर्न वगैरह कब लगेंगे, कैसे लगेंगे, और उसमें कोई इनपुट बैलेंस है तो वो इनपुट बैलेंस यहाँ कैसे आएगा। तो इसका भी सरकार ने एक प्रावधान बनाया है कि भाई उस पुराना जो रजिस्ट्रेशन था जिस प्रोप्राइटर के नाम से उसकी डेथ हो गई उसका रिटर्न जो है उसका लीगल हेयर भरेगा, इन द कैपेसिटी ऑफ लीगल हेयर वो भरेगा, और वहां अगर कोई इनपुट पड़ा हुआ है उसको इस रजिस्ट्रेशन में लाना है तो उसके लिए भी एक कनेक्टिंग फॉर्म दिया है ITC 02। वो ITC 02 लीगल हेयर ऑनलाइन भरेगा, वहां पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर रहेंगे, नए रजिस्ट्रेशन नंबर रहेंगे, कहां से कहां जाना है वो भरेगा, वो उसको वेरीफाई करेगा, अकॉर्डिंगली ये इनपुट यहाँ ट्रांसफर आ जाएगा। तो डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर में मोटा मोटी जीएसटी की प्रक्रिया ये है। एक चीज और बताना चाहूंगा, एक जीएसटी में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का कंसेप्ट है। सुरेंद्र जी ने हालांकि थोड़ा सा टच किया था इसको, थोड़ा सा मैं और इस पे प्रकाश डाल देता हूँ। कई बार क्या होता है कि अपने घरों की माताएं बहनें एग्जीबिशन वगैरह करती है, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करती है। जनरली देखा जाता है कि राखी के समय ये होती है या कोई दिवाली वगैरह आती है उस समय ये एग्जीबिशन होती है। तो एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कोई एग्जीबिशन करता है, ज्वेलरी की एग्जीबिशन करता है, गारमेंट्स की करता है, तो वो तो एग्जीबिशन तो वन टाइम अफेयर है, साल में इक्की दुक्की बार ही होता है, हर समय तो नहीं होता है। तो क्या उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है क्या। तो यहाँ भी सरकार ने एक फैसिलिटी दी है कि भाई आपको कंपल्सरीली जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन है वो नहीं लेना है, आप एक कैजुअल डीलर की कैपेसिटी में रजिस्ट्रेशन लीजिए। और वो रजिस्ट्रेशन कब लेना है, जब भी आपका इवेंट है उसके 5 दिन पहले आप वो रजिस्ट्रेशन लीजिए। और आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है ये 90 दिन के लिए वैलिड रहेगा, 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा। 3 महीने के बाद इसको फर्दर 90 दिन के लिए और एक्सटेंशन किया जाएगा। ये जब आप रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आपको एक लमसम अमाउंट टैक्स भरना है, डिक्लेयर करना है कि भाई मेरा एक्सपेक्टेड टर्नओवर इतना रुपया होगा, इसके ऊपर मेरा एक्सपेक्टेड टैक्स ये बन रहा है, और ये टैक्स एडवांस में आपको जमा देना है। जब भी आपका इवेंट कंप्लीट हो जाए, 3 महीने की वैलिडिटी है, 3 महीने में आप n नंबर ऑफ इवेंट कर लीजिए, जितने करने हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 महीने की रिटर्न आपको जैसे नॉर्मल डीलर देता है GSTR 3B, GSTR 1, वो रिटर्न आपको सारे भरने हैं। एनुअल रिटर्न आपको देने की आवश्यकता नहीं है, खाली मंथली रिटर्न देने हैं। 3 महीने के बाद आपको लगता है कि मेरे को ये रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करना है, फिर आप उसको फर्दर टैक्स पेमेंट करके 3 महीने के लिए और एक्सटेंशन करवा सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी अच्छी दी हुई है, ये थोड़ा सा कम कॉस्टली अफेयर रहता है, उनको ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती, रेगुलर रजिस्ट्रेशन रखना नहीं पड़ता है। और जब ये 3 महीने के बाद और एक्सटेंशन हो जाता है उसके बाद फर्दर एक्सटेंशन नहीं होता है, ये रजिस्ट्रेशन आप सरेंडर कर दीजिए। फिर अगर आपको नया काम करना है तो आप फिर से एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का नया रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। तो ये बात रही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन से रिलेटेड। तो बेसिकली ये यही सारे पॉइंट्स है। सुरेंद्र जी ने बहुत अच्छी तरह सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं, क्वेश्चंस कुछ आए हुए भी हैं तो मैं वो ले सकता हूँ वो क्वेश्चंस मैं अभी। डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर का क्वेश्चन था, इसको मैंने आंसर कर दिया। एक जन ने क्वेश्चन किया है, सर इफ आई हैव 2 places ऑफ बिजनेस कैन आई टेक 2 रजिस्ट्रेशन एज पर डिफरेंट एड्रेस बट सेम फॉर्म ऑफ बिजनेस।
इन्होंने एक ये प्रश्न पूछा है कि भाई मेरे 2 एड्रेस है। अब इन्होंने थोड़ी सी यहाँ ये चीज वैग रह गई कि वो जो 2 एड्रेस है आपके एक ही सिटी में है, एक ही स्टेट में है, या 2 अलग अलग स्टेट में है। तो मैं इसको दोनों तरफ से आंसर कर देता हूँ। अगर आपके 2 प्लेस ऑफ बिजनेस है, एक ही स्टेट में है, तो गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है। जनरली एक रजिस्ट्रेशन रहता है एक स्टेट में, लेकिन आजकल जो है लॉ में अमेंडमेंट हो गया कि आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। सपोज करिए मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मेरा एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन है। साथ ही साथ मैं कोई फर्नीचर, एयर कंडीशनर, कोई मशीन भाड़े पे देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उसका अलग रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूँ, प्रोप्राइटर मैं ही रहूंगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी, सीए इंस्टीट्यूट मेरे को परमिट करती है ये करने के लिए। मैंने कोई अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया कुछ XYZ फर्म के नाम से, जिसका प्रोप्राइटर मैं ही हूँ, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रहेगी मेरे हाथ में, मैं ये मान रहा हूँ, सीए इंस्टीट्यूट मेरे को परमिट कर रही है। तो इन दैट केस ये अलाउ है कि मैं एक ही शहर में, एक ही सिटी में 2 रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ। और आप अगर अलग स्टेट में है तब तो कोई बाध्यता ही नहीं है, आप आराम से ले सकते हैं, कहीं कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। एक क्वेश्चन इन्होंने किया है मनीष कटेट जैन ने, हाउ टू गेट रिफंड फ्रॉम जीएसटी। सर ये रिफंड जो है, पहले तो आपको ये तय करना है कि रिफंड क्या चीज का रिफंड है आपका। जीएसटी में अगर आपका इनपुट बैलेंस पड़ा हुआ है, उसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई रॉन्ग एड में टैक्स पेमेंट कर दिया, अगर आपने एक्सपोर्ट किया है कोई, अगर आपका कोई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस है, तभी आपको रिफंड मिलेगा। तो पहले आप ये इंश्योर करिए आपका रिफंड ये किस बाबत आया। अगर गलत एड करने के बाबत ये रिफंड आप क्लेम करना चाहते हैं, सपोज करिए आपको टैक्स पेमेंट करना था सीजीएसटी हेड में, आपने पेमेंट कर दिया एसजीएसटी हेड में, तो आपका टैक्स एसजीएसटी हेड में पेमेंट पड़ा हुआ है, आप वो रिफंड चाहते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि आपको पेमेंट करना चाहिए था, मान लीजिए सीजीएसटी के टैक्स में आपने पेमेंट कर दिया सीजीएसटी की पेनल्टी में, तो वो पैसा पेनल्टी में गलती से चला गया, जबकि पेनल्टी की आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, तो आप वो रिफंड चाहते हैं। तो इसके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने पिछले सप्ताह एक फैसिलिटी शुरू करी है, PMT9 फॉर्म। PMT9 फॉर्म के जरिए सरकार आपको एक फैसिलिटी दे रही है कि आप ऑनलाइन अपना ट्रांसफर कर सकते हैं एक हेड से दूसरे हेड में कैश लेजर का बैलेंस। अगर आपका सीजीएसटी पेनल्टी हेड में पैसा पड़ा हुआ है और आपको उसको टैक्स हेड में ले जाना है, तो पहले उसको रिफंड क्लेम करना पड़ता था, अब आप उसको जो है अपने आप PMT9 फॉर्म भर के ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी आपको दी है। तो रिफंड का आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका किस हेड का एक्चुअली रिफंड है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है, कैन आई सप्लाई गुड्स फ्रॉम राजस्थान टू तमिलनाडु एज आई एम जीएसटी रजिस्टर्ड इन गुजरात। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सुरेंद्र जी ने जैसे बताया कि भाई आप बैठे हैं गुजरात में, आपका वेंडर बैठा है राजस्थान में और आपका बायर बैठा है तमिलनाडु में, तो बिल टू शिप टू बोलते हैं इसको, जनरली ये मॉडल है कि भाई बिल टू शिप टू मॉडल है ये। आपका राजस्थान वाला जो वेंडर है वो बिलिंग करेगा आपको और शिपिंग करेगा आपके कस्टमर को गुजरात में। तो ये आप कर सकते हैं, कहीं ऐसी कोई इसमें बाध्यता नहीं है कि नहीं कर सकते आप, पाबंदी नहीं है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन किया है, इफ प्रोप्राइटर forget to provide bank account details within 45 days due to some health issues or some personal issues, then will GST officer accept this genuine reason? सर देखिए बात ऐसी है, एक लॉ का प्रिंसिपल है कि लॉ में कोई भी एक्शन आपके अगेंस्ट में आपको बिना अपॉर्चुनिटी दिए नहीं लिया जा सकता है। तो जब भी आप कोई 45 डेज का आपको टाइम फ्रेम दिया है, आप उसमें बैंक डिटेल नहीं ले पाते हैं, तो आपके पास एक नोटिस डिपार्टमेंट जरूर जारी करेगा सोकोस की, बताइए आपने क्यों नहीं डिटेल दी, क्यों ना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। उस समय आप वो एक अपना एक्सप्लेनेशन दे दीजिए कि भाई इस बाबत इस कारण से हेल्थ ग्राउंड से हमने ये रजिस्ट्रेशन नहीं लिया और अब हम ये जो डिटेल आपको फर्निश कर रहे हैं, काइंडली आप हमारी जो डिले हुई है उसको कंडोन करते हुए इसको एक्सेप्ट करिए। तो मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग जीएसटी रिटर्न? सर ये प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग जीएसटी रिटर्न, आपको रिटर्न भरना सीखना है या आपको ये जानना है कि जीएसटी में रिटर्न कैसे भरे जाते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, क्या प्रोसेस है? तो रिटर्न भरना अगर सीखना है तो शायद ये करेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं है। अभी मैं रिटर्न भरना नहीं बता पाऊंगा। हाँ, अगर आपको ये जानना है रिटर्न का क्या प्रोसेस है जीएसटी में, तो मैं एक बार बता देता हूँ। जीएसटी में मंथली रिटर्न GSTR 3 भी लगता है, जो कि मंथली पेमेंट करना है आपको और मंथली रिटर्न लगाना है। GSTR 1 जो है ये कुछ डीलर्स के लिए क्वार्टरली है और कुछ के लिए मंथली है। क्वार्टरली किन के लिए? जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है, 1.5 करोड़ के अंदर है, उनके लिए क्वार्टरली है, बाकी के लिए मंथली है। और एनुअल रिटर्न साल का 1 लगता है, जो कि सबके लिए अनिवार्य है। वहां कोई डीलर की क्लासिफिकेशन नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ने अभी कुछ रिलीफ दी है कि जिन डीलर का 5 करोड़ के अंदर टर्नओवर है उनको एनुअल रिटर्न और ऑडिट फाइलिंग करना ऑप्शनल दे दिया गया। तो ये एक चीज गवर्नमेंट ने भी की है। I am dealing in both, that is goods and services, then should I take registration? सर इसमें ऐसा है कि आप अगर गुड्स और सर्विस दोनों में डील कर रहे हैं तो
आपको ये देखना है कि आपकी थ्रेशोल्ड जो है, कौन सी थ्रेशोल्ड आपकी पहले एक्सीड हुई है। जो थ्रेशोल्ड आपकी पहले एक्सीड हुई है, एग्रीगेट टर्नओवर का कंसेप्ट है। मैं एग्जांपल देके बता देता हूं कि भाई मेरा टर्नओवर जो है गुड्स का मान लीजिए 18 लाख है, सर्विसेज का टर्नओवर 3 लाख है, सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है 20 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर, तो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर तो 20 लाख क्रॉस हो गया। हालांकि गुड्स का लिमिट 40 लाख है, लेकिन जब मैं गुड्स और सर्विस दोनों दे रहा हूं तो मेरे को जो कम वाला टर्नओवर है वही देखना पड़ेगा। तो अगर मेरा 20 लाख टर्नओवर क्रॉस हो रहा है तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, भले ही मेरी गुड्स की टर्नओवर 40 लाख नहीं पहुंची है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, कैन वी यूज द सेम जीएसटी नंबर फॉर डिफरेंट बिजनेसेस अंडर द सेम नेम ऑफ प्रोप्राइटरशिप। ये एक क्वेश्चन आया है। इसमें देखिए एक बात ये है कि जब आप जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो वहां आपसे ट्रेड नेम पूछता है। ट्रेड नेम आप एक ही दे सकते हैं, एक से ज्यादा ट्रेड नेम नहीं दे सकते। हालांकि इंडस्ट्री टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट से डिमांड कर रही है कि भाई आप मल्टीपल ट्रेड नेम देने के यहाँ व्यवस्था डालिए रजिस्ट्रेशन में। तो ट्रेड नेम आपका एक ही रहेगा, आप एक ही ट्रेड नेम दे सकते हैं। हाँ, आप उस रजिस्ट्रेशन में जितने चाहे बिजनेस कर लीजिए अलग अलग ट्रेड नेम देके, लेकिन बेटर ये रहेगा डिपार्टमेंट को आप राइटिंग में बता दीजिए कि भाई मैं इस रजिस्ट्रेशन में इस ट्रेड नेम से ये एक्स्ट्रा बिजनेस कर रहा हूँ जिसकी फैसिलिटी पोर्टल में नहीं दी गई है बताने की, तो मैं आपको ये मैनुअली इंटीमेट कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा सुरेंद्र जी भी कुछ क्वेश्चंस ले। सुरेंद्र जी, चैट बॉक्स आपके सामने है। क्वेश्चंस चैट बॉक्स में कुछ आया नहीं है मुझे यहाँ पर। बिल्कुल है, चैट बॉक्स ऑन करिए आप। नहीं, चैट बॉक्स में मनोज जी आपके आया है, क्योंकि फेसबुक से क्वेश्चन आए थे वो आपके पास आए। आप क्वेश्चन पढ़ के बता दो, सुरेंद्र जी आंसर कर दें। ओके, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। Sir, I have two place of business. Can I take two registration as per the different address but the same form of business? बिल्कुल ले सकते हैं आप। अगर आपके सेम सिटी में है, अगर दो अलग अलग स्टेट में है तब तो आप रजिस्ट्रेशन लेंगे। हर स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जहां पर आप टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं। और अगर सेम सिटी में भी, अगर सेम स्टेट में भी अगर आपको दो जगह रजिस्ट्रेशन लेने हैं तो आप दो जगह पर रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसे बिजनेस वर्टिकल्स कहा जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि आप एक ही टाइप से, मान लीजिए अलग अलग कमोडिटीज में डील कर रहे हैं क्या, कोई कपड़े में डील कर रहा है, वो मेडिसिन में भी डील कर रहा है। वो चाहता है कि मेरा बैंक अकाउंट दोनों का अलग अलग है, मैं इसका अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूं, तो वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकता है, प्रावधान है। एक क्वेश्चन किया है अभिनंदन जैन जी ने, ये बता रहे हैं कि आई हैव ए स्टार्टअप which is into IT and ITES. We have not yet started commercial activities, no turnover yet. We are mainly concentrating on R&D at this stage. Shall I consider to get registered under GST for now or once we start doing business activity? अभिनंदन जी अगर अगर अवेलेबल तो मैं चाहूंगा उनको एक बार अनम्यूट कर दें ताकि वो बेटर तरीके से समझा पाए अपना क्वेश्चन। अभिनंदन जी आप है अवेलेबल? आपको अनम्यूट सलील जी, अभिनंदन जी को अनम्यूट कर दीजिए एक बार। अनम्यूटेड हो सर। हेलो हेलो, बोलिए अभिनंदन जी, आवाज आ रही है आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टीपीएफ के लिए जो आप इतने इंफॉर्मेटिव सेशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि मतलब मेरे पास आई मीन टू एन एक्टिविटी, एक स्टार्टअप है। अभी हमने उसमें कोई भी सेल्स एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की है। अभी सिर्फ हम R&D पे, मतलब मोस्टली अभी हम स्पेंडिंग लेवल पे ही है, हमारे वहाँ पे कोई भी इनकम अभी नहीं है। तो अभी जीएसटी हमें कंसीडर करना चाहिए या लेटर ऑन स्टेज जब हम सेल्स एक्टिविटी स्टार्ट करें तब जीएसटी के लिए अप्लाई करना चाहिए? देखिए अभिनंदन जी, आपको जरूर अभी अगर मान लीजिए आपका एस्टिमेटेड अगर आपका है कि सेल्स आपकी अच्छी आने वाली है तो आपको अभी से लेना चाहिए, क्योंकि आपका आईटीसी का फिर बेनिफिट आपको आगे मिलेगा। तो to take the input tax credit का benefit आपको लेना चाहिए, so that it can be accumulated now and that can be used। आपका बाद में जो सेल होगा वो आपके आउटपुट के अगेंस्ट में यूज हो जाएगा आपका। थैंक यू। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। आप ये भी चेक कर लें कि आपका कैपेक्स में कितना खर्चा होने वाला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कितना होने वाला है जिसके ऊपर आपको इनपुट मिलने वाला है। क्योंकि इस समय आपका जो भी खर्चा होगा, आपका बिजनेस तो अभी शुरू नहीं हुआ है, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज में है, जो भी खर्चा होगा वो कैपिटलाइज होने वाला है। तो वो खर्चा कितना होने वाला है और उसके ऊपर इनपुट कितना अवेलेबल होने वाला है आपको, आप वो चेक कर लें। उसके हिसाब से आपको लगता है कि आपका एक मेजर चंक ऑफ अमाउंट है जो इनपुट में है जाएगा, तो बेटर आप रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, वो इनपुट आपको मिल जाएगा जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन मनीष जैन जी ने लिखा है, सपोज आई एम ए मैन्युफैक्चरर एंड आई हैव पार्टिसिपेटेड इन एग्जीबिशन इन अदर स्टेट, ऑलरेडी आई एम रजिस्टर्ड। सर आप क्या पूछना चाहते हैं, मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन आपका। मनीष जी है तो सुशील जी काइंडली उनको अनम्यूट करिए एक बार। हेलो। हाँ मनीष जी बोल रहे हैं। हाँ मनीष जी बताइए आपका। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, बताइए सर। थैंक यू सर, आपका सेशन बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा है। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे मान लीजिए मुझे कोई एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना है, जैसे पंजाब हो गया या कोई दिल्ली हो गया, मैं यहाँ से मेरा प्रोडक्ट्स कैरी करता हूँ और वहाँ पे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करता हूँ, तो ये प्रोडक्ट में सेम जीएसटी नंबर पे मैं वहाँ पे बेच सकता हूँ इसी प्रोडक्ट, और मैं कैसे कैरी आउट करूँगा उस स्टेट के लिए, थोड़ा सा इसका प्रोसेस। सुरेंद्र जी। सर देखिए, अगर वहां पर कैरी आउट कर रहे हैं तो टैक्सेबिलिटी, अगर क्योंकि गुड्स है तो टैक्सेबिलिटी वहीं पर आएगी, और मेरे हिसाब से आपको टैक्सेबिलिटी, वो जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का जो क्लॉज है वो आपके इस केस में अप्लाई हो जाता है कि आप जब भी एक्टिविटी कैरी कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपका एजम्पशन है कि 5 लाख की आपकी बिक्री होने वाली है, तो 5 लाख के ऊपर जो भी आपका टैक्स बकाया बन रहा है आपको उस समय देना पड़ेगा, वो जब रजिस्ट्रेशन के दौरान। अगर मान लीजिए आपका उतना टैक्स नहीं बनता है तो यू कैन अप्लाई फॉर द रिफंड, वो आपको रिफंड हो जाएगा। और अगर आपका मान लीजिए 5 लाख जो आपने सोचा था उससे ज्यादा का आपका टर्नओवर आया है, तो आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स दे सकते हैं बाद में, माने व्हेन द टर्नओवर एक्सीड्स फाइनली। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, सुरेंद्र जी ने ठीक ही बताया, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन नहीं लूं क्योंकि मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और मैं उसी से काम करना चाहता हूं, तो एक जरिया आपके पास और है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जनरली ज्वेलरी के बिजनेस में होता है, जो ज्वेलरी की एग्जीबिशन करते हैं ना, वो अपने साथ गुड्स कैरी करते हैं फ्लाइट में, और वो क्या करते हैं जनरली कि एक डिलीवरी चालान बनाते हैं खुद के नाम पर ही, उसमें एड्रेस जहाँ एग्जीबिशन हो रहा है वो एड्रेस डाल देते हैं, और वो डिलीवरी चालान बना के ई-वे बिल जनरेट कर लेते हैं। अगर जरूरत होती है ई-वे बिल की, ज्वेलरी में ई-वे बिल की जरूरत नहीं है, हालांकि जो भी उसका गुड्स है अगर ई-वे बिल की जरूरत पड़ती है तो वो ई-वे बिल जनरेट कर लेते हैं। अगर ट्रांसपोर्टर के थ्रू बुक कर रहे हैं तो वो सेल्फ डिलीवरी चालान बनाते हैं, उस डिलीवरी चालान से आउट ऑफ दैट स्टेट गुड्स मूव कर लेते हैं। आप अगर दिल्ली से पंजाब ले जा रहे हैं तो आप सेल्फ डिलीवरी चालान बनाइए और गुड्स को ट्रांसपोर्टर में दे दीजिए और वो गुड्स मूव हो गया। अब आप उस स्टेट में जाके एग्जीबिशन में सेल करेंगे तो आपको बिल जो काटना है वो आईजीएसटी की बिलिंग करनी पड़ेगी, दिल्ली के एड्रेस पे ही, दिल्ली के एड्रेस से बिलिंग करनी पड़ेगी आपको, और आईजीएसटी की बिलिंग करनी पड़ेगी, और दिल्ली में आपका जो मंथली रिटर्न लगेगा वो टैक्स आपको वहां चुकाना पड़ेगा, और वहां प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो पंजाब देनी पड़ेगी। तो ये एक अल्टरनेटिव है आपके पास, ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, नाम नहीं है यहाँ पे, प्रोसीड्यूर इन केस ऑफ क्लोज बिजनेस, ये किसी का नाम नहीं है, मोटो G5S प्लस मोबाइल का ये ब्रांड आ रहा है, यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है। ये बेसिकली जानना चाहते हैं कि बिजनेस क्लोज करते हैं तो रजिस्ट्रेशन का क्या फॉर्मेलिटीज है, क्या प्रोसीजर सरेंडर करने का। सुरेंद्र जी। देखिए, जब बिजनेस क्लोज होता है, आप अगर अपने तरफ से चला करके क्लोज कर रहे हैं तो आप एक एप्लीकेशन देंगे। जब क्लोजर एप्लीकेशन दे देते हैं उसके बाद में आप रिटर्न फाइलिंग कर पाएंगे। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लोजर एप्लीकेशन देने से पहले आपने सारे रिटर्न फाइल कर दिए हैं, और जब आपका बिजनेस क्लोज हो जाता है, जब वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है हम लोग जीएसटी नंबर को सरेंडर कर रहे हैं, उसके बाद में आपको एक GSTR 10 जिसको फाइनल रिटर्न कहते हैं वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन PCK ये पूछ रहे हैं, सर कोविड के टाइम पर वेरियस जीएसटी रिटर्न फाइलिंग फ्रॉम फरवरी एंड टिल डेट क्या पोजीशन है, एक्सटेंशन और ड्यू डेट्स, मेनली GSTR 1 3B। देखिए इसके ऊपर एक अलग सेशन होने वाला है, ये 1 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर हम एक अलग सेशन कर रहे हैं कि कोविड का जीएसटी कंप्लायंस या इनकम टैक्स कंप्लायंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है। फिर भी आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं बता देता हूं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी ड्यू डेट्स एक्सटेंशन दी है डिपेंडिंग ऑन द टर्नओवर। जीएसटी की पर्टिकुलरली बात करूं तो मैं आपकी GSTR 1 की ड्यू डेट सारों की 30 जून हो गई है, फरवरी से लेके अप्रैल तक की, और जो GSTR 3B है उसमें अगर 5 करोड़ के ऊपर आपका टर्नओवर है उसकी अलग ड्यू डेट्स है, 5 करोड़ के नीचे है और 1.5 करोड़ से ऊपर है उसकी ड्यू डेट अलग दी है गवर्नमेंट ने, और 1.5 करोड़ के नीचे है उसकी ड्यू डेट अलग दी है।
तो वो डिटेल में अगर आपको समझना है तो 1 तारीख को एक सेशन होगा इसके ऊपर, आप काइंडली पार्टिसिपेट करिए। बहुत डिटेल में हम आपको ये समझाएंगे कि कब लेट फीस लगेगी, कब इंटरेस्ट लगेगी, कब पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष बेद, सर इफ माय रेसिडेंट एड्रेस इज इन इंडिया एंड माय बिजनेस एड्रेस इज इन फॉरेन कंट्री देन हाउ विल आई फाइल जीएसटी रजिस्ट्रेशन? सुरेंद्र जी। सर क्वेश्चन वापस नहीं समझा। सर इफ माय रेसिडेंट एड्रेस इज इन इंडिया and my business address is in foreign country then how will I file GST registration? सर बिजनेस फॉरेन में है मतलब, तो ये इंडिया में तो बेसिकली business है ही नहीं। कहना ये चाह रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ कि ये इंडिया में रहते हैं और फॉरेन में बिजनेस कर रहे हैं, तो जब फॉरेन में बिजनेस कर रहे हैं तो इंडिया में टैक्स लायबिलिटी आएगी क्यों? इंडिया में तो टैक्स लायबिलिटी आएगी नहीं आपकी, तो इंडिया में जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको क्यों चाहिए? तो अगर आप अवेलेबल हैं आशीष बेद जी तो अनम्यूट कर दीजिए, शायद और कुछ बताना चाहे तो समझ लें उनसे। क्या नाम बताया? आशीष बैद जी। आशीष बेद। आशीष जी। यस आशीष जी बताइए। हेलो सर। यस। नहीं सर, मेरा यही डाउट था कि अगर मैं बिजनेस में फॉरेन में बिजनेस होगा तो फिर मैं जीएसटी कैसे रजिस्ट्रेशन लूंगा? नहीं सर, जो आपका बिजनेस फॉरेन में है उसकी इंडिया में तो कोई लायबिलिटी आएगी नहीं। वहाँ फॉरेन कंट्री का जो जीएसटी या जो भी लॉ है वहाँ एप्लीकेबल, वो रेगुलेट करेगा उस बिजनेस को। इंडिया का जीएसटी तो उसको रेगुलेट करेगा ही नहीं ना, क्योंकि इंडिया का जीएसटी का टेरिटरी तो इंडियन फोर वॉल्स है। अच्छा ठीक है सर, लायबिलिटी आएगी नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट हिमांशु जैन जी ने पूछा है, इफ वी टेक ओवर ए फर्म और कंसर्न will be able to claim the input tax in new firm which is pending in old firm? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि एक फर्म को टेक ओवर कर रहे हैं ये, तो क्या उस फर्म में जो इनपुट आ रहा है वो इनपुट हमारी नई फर्म में जो है टेक ओवर करने के बाद जो आ रही है उसमें वो आ जाएगा क्या? यस, जैसा कि मैंने देश का बताया सेम वही प्रोसेस है, उसी मैनर में आपको जाना है। रीजन आपको डाल देना है बिजनेस टेक ओवर। आपका जो बिजनेस टेक ओवर का डीड है नए रजिस्ट्रेशन के समय उसको भी आप अपलोड कर दीजिए पोर्टल में और अकॉर्डिंगली ITC 02 फॉर्म भर दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिन्नी मिन्नी में अगर फैक्ट्री में एक्सपेंस का सैनवेट ले सकता हूं क्या? ये किसने पूछा है, इनका नाम नहीं आ रहा है। ई वे बिल कितनी बार कैंसिल कर सकते हैं? सर ये क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। गिन्नी मिन्नी में अगर फैक्ट्री, अगर जिन्होंने क्वेश्चन पूछा वो अगर प्रेजेंट है तो अपना नाम बताइए काइंडली। वो फेसबुक पर हैं, फेसबुक पर क्वेश्चन आया है उनका। ओके ओके सर, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, अब इसको तो आंसर करना मुश्किल है। ई वे बिल कितनी बार कैंसिल कर सकते हैं? ई वे बिल तो कैंसिल एक बार ही हो सकता है, उससे ज्यादा तो कैंसिल नहीं हो सकता है। नहीं, उनका क्वेश्चन ये था प्राइमरली, अच्छा उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि 1 महीने में अगर वो 3-4 बार ई वे बिल कैंसिल करते हैं तो क्या नोटिस आ जाता है या कैसे रहता है? अच्छा, वो ये जानना चाह रहे हैं कि ई वे बिल बनाया कैंसिल कर दिया, ई वे बिल बनाया कैंसिल कर दिया। डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, डिपार्टमेंट पूछेगा आप इतनी बार कैंसिल कर रहे हैं, क्या रीजन है बताइए। और अभी जो फेक इनवॉइसेस का जो रैकेट चल रहा है इंडिया में, बेसिकली वो लोग इस टाइप से ही एक्टिविटी करती है और डिपार्टमेंट की नजर में आते हैं और डिपार्टमेंट फिर उनसे छानबीन करता है, पूछता है, तो जो जेन्युइन रहते हैं वो भी फंस जाते हैं इस चक्कर में। तो बेटर है आप जितनी हो सके मिनिमम टाइम ही करिए। कहीं कोई क्लेरिकल एरर है, कुछ है, तो आप डिपार्टमेंट को इंटीमेट करिए और ई वे बिल भरने के समय आप ड्यू केयर एक्सरसाइज करिए ताकि गलती होने के चांसेस मिनिमम रहे। सर कोविड के टाइम पर भी तो हो गया क्वेश्चन, ई कॉमर्स बिजनेस विदाउट जीएसटी नंबर या फिर कंपोजिशन जीएसटी नंबर, कंपोजिशन जीएसटी नंबर थ्रू हो सकता है क्या? ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि ई कॉमर्स का बिजनेस बिना जीएसटी नंबर के हो सकता है क्या, और अगर जीएसटी नंबर चाहिए तो क्या कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं क्या ये? सुरेंद्र जी। सर देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि ई कॉमर्स में आप गुड्स दे रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं ई कॉमर्स में तो एक क्लेरिफिकेशन आया हुआ है कि उसमें आपका वो 20 लाख रुपीस वाला जो लिमिट है वो देखा जाएगा। माने इफ यू आर प्रोवाइडिंग ई कॉमर्स सर्विसेज इन योर टर्नओवर अगर आपका 20 लाख से कम है तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य नहीं है, और अगर आप गुड्स दे रहे हैं तो ई कॉमर्स को कंपल्सरी जीएसटी नंबर लेना ही है। वो कंपोजिट में आई डोंट थिंक सो कंपोजिट में जा सकता है क्या मनोज जी? यस, एक सर्विसेज के लिए कंपोजिशन स्कीम आई हुई है। आपका टर्नओवर 50 लाख के अंदर है, आपको इनपुट नहीं मिलेगा, 6% कंपोजिशन आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सर्विसेज के लिए भी कंपोजिशन है, तो अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो भी कंपोजिशन में जा सकते हैं और गुड्स भी कर रहे हैं तब भी कंपोजिशन में जा सकते हैं। मेरे ख्याल से कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष जैन जी का। आई एम मैन्युफैक्चरर ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एंड आई हैव पार्टिसिपेटेड इन एग्जीबिशन इन अदर स्टेट एंड कैन यूज द सेम जीएसटी इन एग्जीबिशन फॉर एंड कंज्यूमर। यस, इसका मैंने आंसर दे दिया ऑलरेडी कि अगर आपके एक ही जीएसटी नंबर है और आप अपने गुड्स एग्जीबिशन के लिए लेके जा रहे हैं तो आप वो जीएसटी नंबर यूज करके एग्जीबिशन में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर डॉक्टर्स रिक्वायर्ड टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन और मेडिकल प्रोफेशन एग्जाम? गौतम जैन साहब पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन कि डॉक्टर्स को जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए या मेडिकल प्रोफेशन एग्जेम्प्टेड है? सुरेंद्र जी। सर जैसे मैंने पहले अपना जो एग्जांपल दिया था वो डॉक्टर्स का ही दिया था कि डॉक्टर्स को भी अपना एग्रीगेट जो टोटल टर्नओवर है उसके पैन के अंदर ऑल इंडिया बेसिस पर उसको वो देखना पड़ेगा। तो क्योंकि वो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो सर्विसेज, और अगर मान लीजिए वो गुड्स अगर बेच रहा है, जैसे मेडिसिन बेच रहा है, अगर इस एग्जांपल पर ले तो हम लोग, तो अगर उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है तो हाँ उसको रजिस्ट्रेशन चाहिएगा। और अगर वो कोई भी मान लीजिए अगर टोटल टर्नओवर मतलब अगर ओपीडी ओटी और मेडिसिन का भी लेकर के अगर उसका 20 लाख रुपए से नीचे होता है तब उनको रजिस्ट्रेशन लेने की अनिवार्यता नहीं है। बट अगर ऊपर चला जाता है एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के ऊपर तो हाँ उनको रजिस्ट्रेशन चाहिए। यहाँ एक बात विशेष ध्यान रखने वाली है, डॉक्टर्स के क्षेत्र में ये होती है, मान लीजिए डॉक्टर्स पेशेंट कोई देख रहा है, कोई फार्मेसी नहीं चला रहा है, कोई बिजनेस नहीं चला रहा है। जनरली कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स लोग को एज ए फैकल्टी बुलाते हैं सेमिनार में, कंपनियां इनवाइट करती है, उनको कई तरह की इंसेंटिव देती है, कई तरह के उनको उपहार देती है। अगर वो सारे के सारे कैश में आ रहे हैं, काइंड में नहीं आ रहे हैं, काइंड में आ रहे हैं तब तो ठीक है, पता ही नहीं चलेगा। अगर केस में आ रहे हैं सारे के सारे तो वो भी वो एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट हो जाएंगे और उसकी ओपीडी टर्नओवर के साथ जुड़ जाएगा, और वो सब मिला के अगर 20 लाख क्रॉस हो जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन लेने की अनिवार्यता आ जाएगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया अपना। सर आई एम ए ट्रेडर, आई फ्रीक्वेंटली चेंज फैक्ट्रीज वेयर माई जॉब वर्क इज डन and I directly sales goods from those factories, then how I will declare go down in GST? ये अनिल जी ने पूछा। अनिल जी है तो आप अनम्यूट करिए, इनसे ठीक से समझते हैं क्या क्वेश्चन है इनका। सुनील जी, अनिल जी अवेलेबल है क्या? देख रहा हूँ मनोज जी। पूरा नाम सिर्फ अनिल आया हुआ है या कैसे? अनिल आया हुआ है, फ्रॉम अनिल। अनिल जी। यस अनिल जी प्लीज। जय जिनेंद्र सर, आवाज आ रहा है सर? यस बराबर आ रहा है। जी सर, मेरा मार्बल का बिजनेस है और मैं माइन से जो ब्लॉक लेता हूँ उनको स्लैब कटवाने के लिए अलग अलग फैक्ट्रीज में डालता हूँ। तो सर जीएसटी में मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस क्या रहेगा, और मेरा जो ऑफिस एड्रेस है वो मेरा रेजिडेंस का एड्रेस है। नहीं, आप ये जो माइन स्लैब लेते हैं माइन से और उसको कटवाने के लिए जॉब वर्क में दूसरे लोगों के पास भेज देते हैं? जी, दूसरी फैक्ट्रीज, अलग अलग फैक्ट्रीज में मैं कटवाता हूँ। सर इसमें एक ऐसा प्रोविजन है, जीएसटी में एक जॉब वर्क का कंसेप्ट है जी। वहां पे आप जॉब वर्क में अगर सामान बेचते हैं तो आपको डिलीवरी चालान से सामान भेजना पड़ेगा, ई वे बिल बनानी पड़ेगी उसकी, और वापस वो सामान डिलीवरी चालान से आएगा और उसकी ई वे बिल बनेगी, और उसके बाबत एक ITC 0 रिटर्न भी भरना पड़ेगा आपको, उसका भी प्रावधान है। तो आपको ये सर वो जो गुड्स है डायरेक्टली जो बायर्स है उनको वहाँ जहाँ फैक्ट्री से जॉब वर्क होता है उसी फैक्ट्री से डायरेक्टली उनको सेंड करता हूँ, और मेरा कोई गोडाउन नहीं है। जॉब वर्क की फैक्ट्री से डायरेक्ट बायर के पास भी अगर जा रहा है तो आप जो इनवॉइस बनाएंगे वो बिल शिप फ्रॉम और बिल टू मॉडल में बनाएंगे। शिपिंग फ्रॉम जॉब वर्क की एड्रेस से होगा और बिलिंग टू आपके बायर के एड्रेस पे होगा। तो आपको जॉब वर्क की जो फॉर्मेलिटीज है ITC 04 वगैरह, आप थोड़ा इंक्वायरी कर लीजिए आपके जो भी कंसल्टेंट है उनसे, आपको वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप जॉब वर्क के थ्रू कोई काम करवा रहे हैं। जी, इसमें मेरा गोडाउन कोई भी नहीं है तो ये चलता है सर इसमें? समझ गए, गोडाउन नहीं होने से भी चलेगा। आपका जॉब वर्क का जो एड्रेस है, आप जब चालान बनाएंगे वो जॉब वर्क का एड्रेस पे आप माल भेज रहे हैं तो वो ऑन रिकॉर्ड है वेरी मच कि आपका माल इसके पास गया है, तो वो गोडाउन आपकी तो हो ही नहीं सकती जॉब वर्क का जो एड्रेस है। जी जी, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव ए तेरापंथी प्रोफेशनल एंड इफ यू आर ए तेरापंथी प्रोफेशनल एंड नॉट, ओह यस ये तो अलग चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कैपिटल गुड्स परचेज पर जो जीएसटी लगेगा वो कब इनएलिजिबल ट्रीट होगा? पीसीके अवेलेबल है क्या? पीसीके को अनम्यूट कर दीजिए सुनील जी। यस बताइए।
मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन पूछ के कुछ और काम कर रहे हैं। मैं busy ओके, इनका क्वेश्चन बेसिकली ये है कि कैपिटल गुड्स के ऊपर जो इनपुट मिलता है वो कब कब इनएलिजिबल ट्रीट होगा। सुरेंद्र जी काइंडली आप थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए इसके ऊपर। सर क्वेश्चन वापस। कैपिटल गुड्स के ऊपर जो इनपुट मिलता है वो कब कब इनएलिजिबल होगा, कब कब नहीं मिलेगा उनको। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। कैपिटल गुड्स के ऊपर जो इनपुट मिलता है वो कब कब नहीं मिलेगा। कैपिटल गुड्स पर जो इनपुट मिलता है हाँ, वो कब कब नहीं मिलेगा, इनएलिजिबल कब हो जाएगा वो। कैपिटल गुड्स पर जो इनपुट मिलता है वो कब कब नहीं मिलेगा। राइट राइट। कैपिटल गुड्स पर जो इनपुट मिल रहा है वो कब कब नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन है। यस। क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं है सर। मैं बता देता हूं। ये पूछ रहे बेसिकली कि कैपिटल गुड्स जो ये खरीद रहे हैं उसका इनपुट इनको कब नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलता है तो क्या ये पार्ट ऑफ कॉस्ट बन जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि आप जो कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं वो आपके बिजनेस यूज के लिए है या पर्सनल यूज के लिए। अगर ये बिजनेस यूज के लिए है तो आपको टेस्ट करना है कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर पर्सनल यूज के लिए है तब तो आप उसको थ्रेशोल्ड में ही बाहर कर दीजिए, उसका आपको इनपुट नहीं मिलने वाला, डेट विल बिकम पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। अगर ये बिजनेस यूज के लिए है तब आपको चेक करनी पड़ेगी कि सेक्शन 517 सबसेक्शन 5 में ब्लॉक किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट कई एक क्षेत्रों में, तो आपकी वो चीज वहां फॉल हो रही है कि नहीं, वो पर्टिकुलरली जो चीज आप खरीद रहे हैं कैपिटल गुड्स, वो चीज आपको चेक करनी है। तो आपका कैपिटल गुड्स के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो आप क्या ले रहे हैं। जनरली कैपिटल गुड्स जो है आप बुक्स में अगर कैपिटलाइज कर देते हैं उसको, उसका इनपुट मिल जाता है जनरली। लेकिन कुछ एक चीजों का कैपिटल गुड्स आपको हो सकता है रेस्ट्रिक्शन भी किया गया है सेक्शन 17(5) में। तो ये डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ गुड्स के ऊपर, आप क्या गुड्स क्या आइटम है आपका, तो आपको चेक करना पड़ेगा सेक्शन 17(5). लेकिन हाँ, अगर आप प्योरली पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं उसको यूज, तब आपको इनपुट नहीं मिलेगा और आपका ये पार्ट ऑफ कॉस्ट बन जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा है हेमंत पितलिया जी ने, रजिस्ट्रेशन लिमिट इज 40 लाख टर्नओवर। यस, रजिस्ट्रेशन लिमिट स्टेट में है, कई स्टेटों ने 20 लाख भी रख के रखी है, कई स्टेटों ने 40 लाख भी रख के रखी है। तो आप जिस स्टेट में है उस स्टेट की एक बार चेक करनी पड़ेगी कि उस स्टेट ने क्या अपनी नोटिफिकेशन निकाली है थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए। जैसे मैं आसाम में हूँ, आसाम में रजिस्ट्रेशन की लिमिट 40 लाख है गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के लिए 20 लाख है। अब मेरे बगल में मेघालय है, अरुणाचल है, उन्होंने 20 लाख रुपए रख के रखी है। तो ये स्टेट स्पेसिफिक है, आप जिस स्टेट में है आपको उस स्टेट की चेक करनी पड़ेगी। From Prakash Chandra Talesra, how much tax I have to pay if I have opted for composition scheme? सुरेंद्र जी आप थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए इसके ऊपर। सर वापस बताइए। How much tax I have to pay? Connected. How much tax I have to pay if I have opted for composition scheme? देखिए, कंपोजिशन स्कीम में अगर आप रिटेलर हैं या आप ट्रेडर हैं तो आपको 1% माने 0.5% आपको CGST के अंदर और 0.5% आपको SGST के अंदर देना पड़ेगा। तो 1% हो गया आपका ट्रेडर के ऊपर। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो वो 6% है। और अगर कोई रेस्टोरेंट चला रहा है तो उसको 5% उसको टैक्स देना पड़ेगा, 2.5% CGST, 2.5% SGST। इसमें IGST का कोई बात ही नहीं है, वो इंटरस्टेट से कर ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल नाथ जी का, ये पूछ रहे हैं नॉट जनरेटेड एन ई-वे बिल एंड नॉट टेकन एन ई-वे बिल रजिस्ट्रेशन, व्हाट आर द रिपरकशंस। ई-वे बिल अगर जनरेट नहीं किया इन्होंने या ई-वे बिल का रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो क्या रिपरकशन है। तो इसमें बात ऐसी है, देखिए अगर आप GST रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं और 50,000 रुपये से ऊपर का माल आप कैरी कर रहे हैं या बिल काट के भेज रहे हैं, 50,000 से ऊपर का माल जो कि टैक्सेबल गुड्स है, तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना अनिवार्य है। अगर आप ई-वे बिल जनरेट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 से लेकर 25,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। तो ई-वे बिल जनरेट नहीं करने का यही रिपरकशन है कि आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय सिंह सुराना जी का, जय जिनेंद्र, मेरा रोड ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और मैं GST पेमेंट नहीं करता हूं, मेरे कस्टमर पेमेंट करते हैं और मैं अभी एक मेरे ट्रांसपोर्ट सेक्शन के लिए ऐप लॉन्च कर रहा हूं, उसमें दूसरों को भी देंगे, उस पर GST चार्ज करना पड़ेगा क्या, मैं GST का इनपुट क्लेम कर सकता हूं क्या अपने रोड ट्रांसपोर्टेशन का खर्चे पर व GST पेमेंट पर। सर ये क्वेश्चन आपको सुनाई दिया सुरेंद्र जी? मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं। इनका रोड ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है
ये जीएसटी पेमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके कस्टमर पेमेंट करते हैं रिवर्स चार्ज में। और मैं अभी एक मेरे ट्रांसपोर्ट सेक्शन के लिए ऐप लॉन्च कर रहे हैं, वो अपना एक अभी ऐप लॉन्च कर रहे हैं, उसमें दूसरों को भी देंगे, उस पर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा क्या, मैं जीएसटी का इनपुट क्लेम कर सकता हूं क्या अपने रोड ट्रांसपोर्ट का खर्चे का। बेसिकली क्वेश्चन ये है इनका कि ये ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चला रहे हैं, जीएसटी नंबर इन्होंने नहीं लिया हुआ है क्योंकि इनके कस्टमर ही पेमेंट कर रहे हैं सारे के सारे रिवर्स चार्ज में। अब सर देखिए इसमें जब आप अब जैसे मनोज जी ने कहा था कि सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी सर। मैं बता देता हूँ, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। मेरी वॉइस नहीं आ रही है सर? अब आ रही है सर, बताइए। ठीक है सर, तो आप जैसे मनोज जी ने कहा था कि आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपके सारे पार्टी रजिस्टर्ड है और वो टैक्स दे रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कोई अनिवार्य नहीं है। आ रही है सर वॉइस? सर आ रही है। ठीक है, तो जैसे मनोज जी ने कहा था कि अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं और आपके रेसिपिएंट सारे रजिस्टर्ड और वो टैक्स दे रहे हैं तो आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन लेने की अनिवार्यता नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि आप एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, तो देखिए यहां पर ये एक कंपोजिट सप्लाई जो है और मिक्स सप्लाई जो है उसका एक कंसेप्ट आ गया। आप उसको सर्विसेज, तो जो प्राइमरी सर्विसेज वो है वो तो ट्रांसपोर्टेशन की है, ऐप तो उसके साथ जा रहा है, कोई अलग से नहीं जा रहा है। तो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आरसीएम में आपके पार्टी दे रहे हैं तो उस ऐप के बिजनेस में भी आपका कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगा। सर इनका शायद ये परसेप्शन है, मेरे को लग रहा है कि ये जो ऐप से बिजनेस करेंगे ना, क्या वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के डेफिनेशन में तो नहीं फॉल होगा। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के डेफिनेशन में फॉल होता है तब क्या इनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट अलग से आएगी क्या, या पेमेंट करना पड़ेगा क्या इनको? वॉइस क्रैक हो सर ये बता रहे हैं कि जो बिजनेस करेंगे ऐप से, क्या वो ई कॉमर्स ऑपरेटर कहलाएगा क्या? सर लगता है कुछ कनेक्टिविटी का इश्यू है। इनका जो क्वेश्चन है मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर ये ऐप से बिजनेस करेंगे तो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स ऑपरेटर के दायरे में तो ये नहीं आ रहे हैं। अगर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के दायरे में आ रहे हैं तब तो इनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और उस ऐप के माध्यम से जो बिजनेस हो रहा है, जो कमीशन या जो भी फीस ये चार्ज कर रहे हैं दूसरे जो यूज कर रहे हैं उस ऐप को, उसके ऊपर इनको जीएसटी भरना पड़ेगा और उस ऐप के बाबत जो भी इनके खर्चे लग रहे हैं उसका इनको इनपुट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद इतने ही क्वेश्चन है हमारे पास। और भी किसी का क्वेश्चन कोई छूट गया है या किसी का कुछ क्वेश्चन और है तो पूछ सकते हैं, वी आर अवेलेबल। सुनील जी एक बार आप चेक कर लीजिए किसी का कुछ क्वेश्चन छूट गया या है तो। मेरे ख्याल से तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटा मनोज जी। तो ठीक है, फिर अपने क्विट करते हैं आज का प्रोग्राम। नहीं, ऐसे क्विट नहीं कर सकते मनोज जी। हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम रहता है। ओके सर, मेरे को पता नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ सर, मेरे को पता नहीं था, सॉरी। नहीं, वो है धन्यवाद ज्ञापन का सर, इतनी बढ़िया आप लोगों ने डेलिब्रेशन करी। एक अपने पार्टिसिपेंट है फेसबुक पे, उन्होंने स्पेसिफिकली ये लिखा है सर कि जो ये सेशन अटेंड किया है वो 10 घंटे किताब पढ़ने के बराबर है। राइट, ये 1.5 घंटे का जो इन्होंने सेशन अटेंड किया है वो 10 घंटे किताबें पढ़ने के बराबर है। सो ऐसे प्रोग्राम के लिए धन्यवाद ज्ञापन भी ब्लॉकबस्टर तरीके से होना चाहिए। ब्लॉकबस्टर वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए जो आ रहे हैं वो है सीए राजेश जैन गेलड़ा जी, जो एक फिल्म मेकर है और एक एक्टर भी है और दिल्ली टीपीएफ के। ग्रेट। तो राजेश जी को मैं वेलकम करता हूँ आपको धन्यवाद ज्ञापन के लिए। राजेश जी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन और उनके आशीर्वाद से सबसे पहले टीपीएफ के प्रेसिडेंट निर्मल कोटेचा जी और महामंत्री सुशील जी, आज आपका कितना धन्यवाद करूं, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। मतलब कोविड-19 कई लोगों के लिए अभिशाप साबित हुआ, पर मुझे लग रहा है टीपीएफ के लिए तो वरदान साबित हुआ। और सीधा सा इसका एकमात्र एग्जाम्पल ये है कि समाज में अलग अलग जगह बैठे हुए लोगों को
एक इस छोटे से लैपटॉप के अंदर जोड़ना, जिन्होंने शक्लें नहीं देखी है, आज वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे का परिचय पा रहे हैं, इससे बड़ा वरदान और क्या होगा। और इसमें भी हम अपना लाभ ढूंढ रहे हैं। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं हमारे आज के एमिनेंट स्पीकर सुरेंद्र जी दुग्गड़ का, इतने सिंपल तरीके से, मतलब सोच भी नहीं सकते हम। आपको तो जीएसटी जब शुरू हुआ अगर उस समय मिल लेता तो मैं तो आपका ये जो इंस्पायर्ड बाय जैनिज्म है, मैं पूरे समाज में, पूरे ऑल इंडिया में हल्ला मचा देता। हमने 50 जीएसटी के सेमिनार किए, तो सुरेंद्र जी हमने आपको मिस किया। और ये टीपीएफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा निर्मल सा से कि सर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम अब शुरू कर दो। जो मेंबर अब तक टीपीएफ का नहीं बनाया है, यहाँ पर उपस्थित सब लोगों को कहता हूं, अगर आप 10-10 मेंबर भी बनाएंगे ना तो अभी हजारों मेंबर बन जाएंगे। जो वंचित रह रहे हैं, एक्चुअली नुकसान हो रहा है उनका, और ये नुकसान सर ये कमाने वाले रुपयों से ज्यादा है, ज्ञान का अर्जन नहीं करना। तो एक ये माध्यम है टीपीएफ। और सुरेंद्र जी जैसे वक्ता जिन्होंने पाप पुण्य प्रायश्चित, कब क्यों कहां कब कैसे, ओ माय गॉड, इनकम की बाल्टी, मतलब अगर इस तरह के सीधे सिंपल तरीके से अगर हम किसी को भी बताएं तो जीएसटी का तो टंटा ही खत्म। आधे आदमी तो परेशान इसीलिए थे कि उनको जीएसटी समझ ही नहीं आ रहा था। तो सुरेंद्र भाई साहब बहुत जबरदस्त आपने बोला। और रहा सहा जो बच गया कि भाई अब ज्ञान का भंडार कहाँ बचा हुआ है, तो हमारे मनोज जी नाटा साहब सवालों का जवाब इतने सिंपल तरीके से दे रहे थे कि भाई पूछे ही जाओ। ये तो शुक्र करो कि सवाल खत्म हो गए। अगर ये सुबह का सेशन होता तो सर अभी आपको घंटे 2 घंटे और लगते, ये मैं कहता हूँ। तो आज इस माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। अब हमारा एक जो होनहार बंदा आजकल जो छाया हुआ है पूरा, श्रील लुंकड़ नाम है उसका, क्या गजब कमाल कर रहा है। बस जितने बढ़िया तरीके से वो संचालित कर रहा है, उसका जितना धन्यवाद करूं कम है। और धन्यवाद के पात्र आप सभी लोग हैं, अभी प्रोग्राम को सुन रहे हैं और अपना कीमती टाइम आपने जीएसटी को समझने में लगाया। मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और कोशिश ये करनी हमें, जितना बढ़िया इसका नाम है सक्षम, उतने सक्षम बने हम और बनाए हम अपने समाज को। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग दिल्ली से हैं वो इनकी जो ये शैली है उससे बहुत ही चिर परिचित हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सीए राजेश जैन गिलड़ा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे स्पीकर्स का। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कल सुबह 11 बजे शिखर स्वर का प्रोग्राम है। बहुत ही बढ़िया स्पीकर आ रहे हैं हमारे साथ। अनिल जी का माइक ऑन है, अनिल जी प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया स्पीकर आ रहे हैं। राज सेठिया जी जो ऑस्ट्रिया से हैं वो आ रहे हैं। दिन में हमारे साथ में 3:15 बजे अर्चना जी होंगी, बहुत बढ़िया स्पीकर हैं वो भी। और शाम को 7 बजे फिर से सक्षम की अलग सीरीज में जीएसटी के ऊपर ही अलग टॉपिक्स पे अपने फिर से डेलिब्रेशन करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं। जिन्होंने फेसबुक पे हमें लाइक अभी तक नहीं किया है, जरूर से फेसबुक पे लाइक करें, यूट्यूब के वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। और जैसा राजेश जी ने आह्वान किया कि जो प्रोफेशनल्स अभी तक मेंबर नहीं बने हैं, जरूर से, बहुत ही आसान प्रोसेस है, tpfonline.in पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं एज अ मेंबर। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू विल फील वेरी प्राउड टू बी अ मेंबर ऑफ टीपीएफ। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Thank you. Thank you very much. Thanks to Yeah, all. yeah, thank you.